नमस्कार दोस्तों, आज पीडब्ल्यू ओनली आईएएस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। आज हमारे साथ हैं उज्जवल जिन्होंने बीपीएससी में रैंक 1 हासिल की है। तो आज हम उज्जवल से बात करेंगे, डिटेल में उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी जानेंगे, बिल्कुल डीप में जाके एक एक चीज़ कहाँ कहाँ उनको दिक्कत आई और कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे नोट्स बनाए, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में स्ट्रेटेजी जानेंगे ताकि आपको इनसे फ़ायदा हो इस स्ट्रेटेजी से। उज्जवल, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, रैंक 1, इट इज़ ड्रीम कम ट्रू। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये बिल्कुल एक सपने जैसा है सर। अंदर बहुत सारी मिश्रित फीलिंग्स है, मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है। और एक तरीके से लोग जब अपने जर्नी के स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन के स्टार्ट करते हैं, तो उनका ये रहता है कि आप जो है कम फाइनल पीडीएफ में अपना नाम देख पाए, और उसमें भी अगर आप रैंक 1 लाते तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा होता है सर। और ये बिल्कुल जो है मेरे लिए एक सपने की तरह था। बहुत ही बढ़िया उज्जवल, पूरे ना सिर्फ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस कम्युनिटी को, पूरे बिहार को, पूरे भारत को आप पे गर्व है। और उज्जवल, हम ना एस्पायरेंट्स के लिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा सर जो मैं रहने वाला हूँ वो मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के रायपुर गांव का रहने वाला हूँ। सीतामढ़ी के रायपुर गांव से आप हो? प्रॉपर गांव से हो आप या फिर सीतामढ़ी से हो? नहीं, प्रॉपर गांव से हूँ सर। बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि है वहाँ की। अच्छा, अभी भी मतलब फैमिली गांव में ही रहती है? हाँ, मेरी फैमिली पूरी तरह से गांव में ही सेटल्ड है सर। और मतलब मेरा मतलब हर कुछ वहीं से शुरू हुआ है, मेरा जन्म स्थान भी वही है सर। अच्छा, और कितना बड़ा गांव है रायपुर? रायपुर एक काफ़ी मतलब बड़ा गांव कहा जा सकता है। आसपास के गाँव में वो एक तरह से एक छोटा सा एजुकेशनल हब भी कहा जा सकता है, कि वहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। मतलब आसपास के गाँव के लोग वहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं। और वहीं पर एक तरीके से मेरे पापा की कोचिंग भी रही है, और स्कूल भी वहाँ पे एक छोटा सा रहा है गांव के लेवल पे। तो एक ओवरऑल सर कह सकते हैं कि 10-15 हज़ार जनसंख्या वाला एक गांव है। अच्छा, मतलब वैसे गांव है रायपुर, लेकिन एजुकेशन के लिए एक अच्छा हब है। हाँ, एजुकेशन के लिए गांव के लेवल पे, जैसे आसपास के 7-8-10 गांव में वो जो है वहाँ पे लोग आते हैं। अच्छा, 7-8 गांव में, समझ गया। तो आपकी जो स्कूलिंग हुई वो शुरुआत में प्राइवेट स्कूलिंग या फिर गवर्नमेंट स्कूल में? मेरी जो है सर शुरू में तो मैं मतलब 1 से लेके और मेरी 12th तक की जो पढ़ाई हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है अच्छा, सर। गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। जी सर। तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या आपको लगा डिफरेंस कि अ, आपके दोस्त हो सकता है कुछ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हों? देखो, मैं यूँ बोलूँगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। लेकिन आपको क्या वहाँ पे डिफरेंस मिला जिस गवर्नमेंट स्कूल में आपने स्कूलिंग की? और थोड़ा सा डिफरेंस आता है सर, जैसे मतलब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लैक ये सब देखने को मिला, लेकिन टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। तो टीचर्स के अच्छे होने के कारण काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी, ऊपर से मेरे मम्मी पापा का काफ़ी अच्छा गाइडेंस रहा घर में। तो उन्होंने, एक तो वो पापा कोचिंग पढ़ाते थे तो उन्होंने खुद भी मुझे पढ़ाया। मेरी माँ आंगनवाड़ी सेविका थी, लेकिन उनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी। वो 10th तक का मैथ्स वो हैंडल कर सकती थी। अच्छा। तो इसके चलते मुझे, और वो कोचिंग मतलब पार्ट टाइम जैसे होता है कि पढ़ाना, तो वो भी पढ़ाती थी। तो ओवरऑल मुझे जो बेसिक्स मिले वो मुझे अपने माँ पिताजी से ही मिल गए। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आंटी जो थी वो आंगनवाड़ी में काम करती थी? जी, वो आंगनवाड़ी सेविका। अच्छा, और अंकल? अंकल वो, उनका एक छोटा सा स्कूल है 1 to अच्छा, 5 का। स्कूल है। जी। ठीक है, मतलब पेरेंट्स ने अच्छा रोल प्ले किया एजुकेशन में। हाँ, पेरेंट्स का ही पूरा रोल रहा। खास करके जैसे जो मेरा बाद में मतलब मैंने जो हिंदी माध्यम चूज़ किया, खास करके इंजीनियरिंग के बाद, उसमें भी एक ये था कि जो लेखन शैली थी और जो लेखन क्षमता थी, वो मेरे फादर का जो है विकसित कराया हुआ है। तो उन्होंने ही मुझे जो है कि कैसे प्रभावशाली आप जो है लिख सकते हैं हिंदी माध्यम में भी, आप कैसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने ही ये जो है वहाँ से मुझे मिला है। समझ गया। तो फिर ये तो देखो, ठीक है, मतलब पेरेंट्स ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन फिर भी देखो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद आपने टॉप रैंक हासिल की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। जी। क्योंकि आम तौर पे देखो
बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। और फिर आप स्कूल में वैसे कैसे थे पढ़ने में? स्कूल में पढ़ने में अच्छा था। रेगुलरली मैंने स्कूल में अच्छा किया है और टीचर्स भी हमेशा बोलते थे कि ये कुछ करेगा लड़का आगे जाके। और उनका तो ये था कि ये सिविल सर्विसेज में ही जाएगा, उनको पता नहीं क्यों लगता था, जबकि मेरा ड्रीम मतलब 8-9 के बाद लगभग हो गया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। और लेकिन उनका ड्रीम हमेशा से मतलब उनका ऐसे लगता था कि वो बोलते थे कि लड़का सिविल सर्विसेज के लिए बना हुआ। अच्छा, स्टार्टिंग से ही आप टॉपर थे, हाँ मतलब हर मतलब क्लास में? क्लासरूम्स में टॉपर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मेरा कॉम्पिटिटिव एरिया सिर्फ ये स्कूल नहीं है, तो मैंने हमेशा अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में ही देखा है। नहीं, सही कह रहे हो। कई बार देखो ऐसा होता है कि बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे ना छोटे टाउन में या फिर छोटे गांव वगैरह में टॉप करते हैं, लेकिन जब वो +1 में +2 में फिर शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि बाद में कंपटीशन का लेवल बढ़ता है जी और गांव में उतने शायद कॉम्पिटिटिव बच्चे कई बार नहीं होते। और ये मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मैं एक छोटे से गांव से था, तो वहाँ पे मैंने टॉप किया था, लेकिन बाद में जब मैं गया शहर में तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें, एक्सपोजर मुझे बाद में मिला। और अक्सर देखो ओनली आईएएस में, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में जब बच्चे आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर शुरुआत में पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन बाद में कंपटीशन देखा तो फिर एहसास हुआ। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन है ना, रियल कंपटीशन देखो अपने आप से है। जी मतलब बाहर का जो कंपटीशन है ना वो उतना टफ नहीं है। अगर अपने आप को जीत लिया ना तो एक बड़ी लड़ाई आप जीत जाते हो। ठीक है, तो फिर आपने स्कूल में ये डिसाइड नहीं किया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, हालांकि आपको बोला जाता था लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया था? नहीं, मेरे मन में बिल्कुल भी ये नहीं आया एक बार भी कि मुझे सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना है। मतलब कम से कम 12th तक तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया? हाँ, मैंने इसके बाद जेईई मेंस क्लियर किया। अच्छा। और इसके बाद मैंने एनआईटी उत्तराखंड से अपना बीटेक कंप्लीट किया। अच्छा, एनआईटी उत्तराखंड से आपने बीटेक कंप्लीट किया। जी तो फिर देखो इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो गया था, तो फिर एकदम से कैसे आपको लगा कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली में तो इंजीनियरिंग मेरा ड्रीम था हमेशा से, और मैंने उसको मतलब बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करी। मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ तक मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया कि मुझे किसी और क्षेत्र में जाना है। लेकिन फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट सीजन्स चल रहे थे तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा इंजीनियरिंग फील्ड के थोड़े फ्लॉज भी पता चले कि इस फील्ड में थोड़ी दिक्कतें भी है। साथ में मुझे कॉर्पोरेट कल्चर से मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किल सेट्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लिए ज़्यादा होगी। जो मेरा ऐसा हो सकता है कि मैं जिस स्किल सेट्स के लिए बना हूँ, मैं भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लिए बना हूँ। तो कॉर्पोरेट कल्चर मुझे मतलब थोड़ा सा वैसा लगा कि मैं शायद इसके साथ अपनी साम्यता नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने प्लेसमेंट में बैठा भी और मेरा प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं उससे पहले ही ये हो गया था कि मुझे प्रिपरेशन करनी है। इवन मैंने कॉलेज के प्रोफेसर से भी सलाह ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके पास पेशेंस है तभी इस फील्ड में उतरना, अगर पेशेंस नहीं है तो इस फील्ड में मत उतरना। आपने पेशेंस की बात कही ना, देखो मैं तो, मेरी हमेशा एस्पायरेंट्स को ये राय होती है 2 साल आप अपना मैक्सिमम दीजिए, चाहे बीपीएससी है या फिर यूपीएससी है, लेकिन 2 साल बेस्ट देना है। मतलब बेस्ट का मतलब कि आपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए, आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया। मतलब जो एक कहते हैं ना जिसे रेडीमेड प्रिपरेशन, मतलब अब रात को भी जैसे फौजी होता है, फौजी रात को भी 12 बजे उठाएंगे ना तो युद्ध के लिए तैयार है। तो ऐसी प्रिपरेशन कि आपको बोले कि 10 दिन में एग्जाम देना है, तो आप अपने नोट्स रिवाइज करके ना जल्दी से आप पेपर देने के लिए तैयार रहो। अगर ऐसी आपने तैयारी करी है ना 2 साल में, उसके बाद देखो अनफॉर्चुनेटली एग्जाम नहीं भी क्लियर होता है ना, तो फिर रुकिए मत, फिर आप कुछ प्लान बी की तरफ बढ़िए, लेकिन बिना तैयारी छोड़े। बिल्कुल, क्योंकि आपने 2 साल अपना बेस्ट दिया है तो इसका मतलब अब आपको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आपने देखो 2 साल बेस्ट नहीं दिया, फिर तो आप फिर तीसरे साल भी थोड़ा अनकंफर्टेबल रहोगे, इनसिक्योर रहोगे कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया।
है ना? ये मेरे साथ भी हुआ सर, यूपीएससी में जब मैंने अटेम्प्ट देने शुरू किए और वहाँ पे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जो है मतलब प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टिबिलिटी है, जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी प्रीलिम्स को कभी मेंस को। तो मेरे पास एक प्लान भी होना चाहिए, कम से कम स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम मुझे एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उससे पहले मैंने अभी तक, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम रिटर्न 3 बार क्लियर किया था। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो वो जो है मतलब इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था। मुझे पता था कि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है, लेकिन मुझे ये लगता था कि यूपीएससी अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कर रही है और मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ तो मेरे अंदर कुछ तो कैपेबिलिटी मतलब है अंदर में। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी वो मैंने एग्जाम दिए। इसके बाद जब कोविड का पीरियड आ गया और उस टाइम पे काफ़ी कुछ जो है मतलब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहिए, मैं घर पे रह गया। मतलब जब मार्च के पीरियड में जब कोविड शुरू हुआ, मैं वैसे तो इससे पहले दिल्ली में रह रहा था, लेकिन कोविड के पीरियड के टाइम पे मैं घर पे आ गया और वो पूरा 1 साल लॉकडाउन हो गया और मैं बाहर ही नहीं जा पाया। तो उस 1 साल में मुझे ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मेरे पास प्लान बी होना ही चाहिए, और ये प्लान बी नहीं होगा तो ये पेंडेमिक कितने साल चलेगा और यूपीएससी के नोट्स मेरे पास कितने अवेलेबल होंगे और मैं दिल्ली जा पाऊंगा कि नहीं, ये सब मेरे मन में थोड़ा चलने लग गया। तो मैंने फिर उसी ईयर मैंने सोचा कि 67th बीपीएससी के लिए मैं पहली बार प्रिपेयर करूं। और उसमें मैंने उस टाइम भी, लेकिन मैं कहते हैं कि स्टेट पीसीएस के लिए उतना सीरियस नहीं था। तो ऐसा है कि स्टेट पीसीएस के लिए थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव चाहिए थोड़ा यूपीएससी से, क्योंकि आप यूपीएससी में काफ़ी एनालिटिकल स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस में आपके पास फैक्ट्स भी होने चाहिए। आपको अगर फैक्ट्स नहीं पता है तो काफ़ी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और खास करके 67th बीपीएससी तक जो था काफ़ी कुछ फैक्ट बेस्ड था। तो उस टाइम जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मुझे उतने फैक्ट्स पता नहीं थे, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और एग्ज़ाम भी लगातार बढ़ रहे थे, कभी पैंडेमिक के कारण कभी कुछ। तो ये जो है वो जो पीरियड था जब 67th का जब प्रीलिम्स हुआ और पूरा पेपर दे दिया, मैच कर लिया कि हाँ 150 में 110 मार्क्स आ रहे हैं और पिछले ईयर का कट ऑफ 109 था। तो मुझे लगा ये तो कट ऑफ के आसपास, ये पता ही नहीं चल रहा है कि होगा कि नहीं। शाम को पता चला पेपर लीक हो गया है। अच्छा, हाँ, पेपर लीक हुआ था। तो पेपर लीक हो गया तो मतलब अब ऐसा लगा कि कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त मेरे पास है, और इस 2 से 3 महीने में मैंने उस पेपर को एनालाइज किया अपने लिए कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ करी, मैं क्यों 120 प्लस नहीं कर सकता था। तो मैंने देखा कि मैं थोड़ा साइंस में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि जैसे एज एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मुझे पता था कि मैं साइंस कर लूँगा, मैंने एनसीईआरटीज कुछ स्किप कर दी। तो बाद में मैंने फिर उसका रेक्टिफिकेशन करते हुए 6 से 10 तक की एनसीईआरटी उसको अच्छे से किया, 3 से 4 बार उसको रिवाइज किया। तो इससे ये हुआ कि मुझे इवन 9-10 की एनसीईआरटी तो इतनी बार पढ़ ली कि मुझे याद ही हो गया। वैसे वाली स्टेज आ गई, वो पेज देखते हैं तो दिमाग में तस्वीर आ जाती है, अच्छा हाँ नीचे वो वाला डायग्राम है ना, ऐसे वाले। हाँ, ऐसे ही सर 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी काफी अच्छी एनसीईआरटी है वो, उसके साथ भी हुआ। वो मैंने ओवरऑल अभी तक मुझे लगता है 12-13 बार पढ़ लिए। तो मतलब कुछ एनसीईआरटीज को मैंने काफी अच्छे से फोकस किया उन 3 महीने में, और काफी अच्छे से पढ़ा। मुझे जो लगा कि जो रेक्टिफिकेशन मुझे चाहिए, जो कमियां मेरे में थी, अगर उन कमियों को मैं दूर कर लेता हूँ तो मेरा मार्क्स जो है कम से कम 10 मार्क्स तो बढ़ेगा। तो मैंने वो किया। जब बीपीएससी का वैसे तो उस साल के आंसर की पे काफी विवाद था, तो शुरू में मेरे 125 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन फाइनली 118 आए और कट ऑफ 113 थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने कट ऑफ जो का वो खेल था उसको पार कर लिया। इसके बाद बहुत वैसे वाली सिचुएशन होती है जब कट बॉर्डर पे होते हैं ना, तो डर लगा रहता है कि अरे यार होगा नहीं होगा। इस टेंशन में अलग अलग इंस्टीट्यूट की की से आंसर मिलाते हैं हम कि यार उस इंस्टीट्यूट की की से तो मेरे इतने बन रहे हैं, होता है ना ऐसा, और दूसरे इंस्टीट्यूट की की से मेरे कम बन रहे हैं, शायद उसका गलत है। ये खेल चलता है। हाँ, इसके चलते जो है ना, इंसान तैयारी भी नहीं कर पाते। एक एस्पिरेंट जो है इस उदयपुर में रहता है तो वो उसके 1-1.5 महीने लगभग, क्योंकि यूपीएससी में तो 20 दिनों में आ जाता है, लेकिन बीपीएससी में 1.5 महीने लगते हैं आंसर के आने में।
तो 1.5 महीने लगभग वो जो है आप इसी में बिता देते हैं, तो आप फोकस फिर नहीं कर पाते मेंस के लिए, क्योंकि मेंस के लिए 3 महीने, उसमें 1.5 महीने आपके ऐसे ही रह गए, तो फिर आपके पास क्या ही बचेगा प्रिपरेशन को। तो जब मैं इस चीज़ से निकल गया, तो मेनली जो मेरा प्रीलिम्स का जो था कि मेरा जो स्ट्रेटजी था एक तरह से, अभी उस पे स्ट्रेटजी पे आएंगे हम, जी। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं जी, एस्पायरेंट्स के सुविधा के लिए। तो कॉलेज में थे हम, जी सर। वहीं से आगे जाएंगे। हाँ कॉलेज में फाइनल ईयर में आपने फाइनली सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड मेरे लिए नहीं है, जी मुझे इंसानों से डील करना है, कंप्यूटर से नहीं डील करना है। जी। कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार सारा दिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना कंप्यूटर के आगे बैठ के मजे नहीं आते थे। हालांकि मुझे पता नहीं आपकी ब्रांच कौन सी थी, कौन सी ब्रांच? मैकेनिकल। अच्छा, मैकेनिकल थी, मशीनों के आगे बोल दीजिए। हाँ हाँ। तो आपने फाइनल ईयर में तैयारी स्टार्ट कर दी थी? नहीं, मैंने वहाँ प्रिपरेशन कॉलेज में स्टार्ट नहीं करी। कॉलेज से निकलने के कॉलेज बाद में देखा मैंने बहुत लोग तैयारी कर रहे थे, इवन काफी लोग जो मेरा कॉलेज है NIT उत्तराखंड, वो यूपीएससी टॉपर्स प्रोड्यूस करने के लिए काफी जाना जाता है। अच्छा, इस फेमस बार है। की जो रैंक 10 थी यूपीएससी में, वो भी हमारे कॉलेज से ही थी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब वो लोग तैयारी करते थे, अगर मैं भी स्टार्टिंग से ही वहाँ प्रिपरेशन करता तो माहौल वहाँ अच्छा था। तो लेकिन मैं उसमें आया नहीं, मोटिवेशन नहीं आया। वहाँ मोटिवेशन नहीं आया, वहाँ पे नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। ये 4th ईयर में आया, और 4th ईयर के एकदम लास्ट में आया, जब प्लेसमेंट वाला सीजन शुरू हो जाता है उस टाइम पे। तो मतलब कॉलेज के बाहर निकलते निकलते इसके बाद मैंने सोचा, मेरा एक फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड है अभी भी, तो वो क्यों पप्पू, हम दोनों ने साथ में सोचा ये वो पप्पू यादव नहीं है जो सांसद है? नहीं, ये इन वाले पप्पू की 69th में 20 रैंक है। हाँ, 20वीं रैंक है, देख लो। तो स्टैक उनको मिला है, और मतलब हम दोनों ने एक साथ ही हम दोनों डिस्कशन करते थे कि हम दोनों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो हम दोनों आए भी थे मतलब दिल्ली में, कि एक साथ ही कि मतलब हम लोग पहले क्या करेंगे, कि क्या कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है या फिर कुछ देखना है। तो उस टाइम पे मुझे, मतलब जब मैं आया तो उस टाइम पे मुझे कोई क्वालिटी कोचिंग नहीं लगी उस टाइम पे, खास करके हिंदी मीडियम में। तो मतलब आपने कॉलेज से निकलने के बाद सीधा तैयारी स्टार्ट कर दिया? हाँ, मतलब 1-2 महीने में रहा हूँ कॉर्पोरेट फील्ड में, मतलब जॉब करी है, लेकिन वो वहाँ मुझे अच्छा, और मतलब ट्राई करके देखा है। हाँ, ट्राई करके देखा। प्लेसमेंट हो गई थी कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में प्लेसमेंट। कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुई थी आपकी? एक तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था, एक ग्रीफियो टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर था, और एक गुरुग्राम की कोई कंपनी थी, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। ग्रीफियो टेक्नोलॉजी किस चीज़ की कंपनी थी? ये आपको वही कंसल्टेंसी जैसी कंपनी। अच्छा, कंसल्टेंसी, ठीक है। तो जब देखो, आमतौर पे ना समाज हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे का ग्रेजुएशन हो गया, जॉब लग गई, तो उसके बाद ना समाज एक्सपेक्ट करता है कि अब शादी करो आगे थोड़े टाइम बाद। लेकिन जब आपने जॉब छोड़ी प्लेसमेंट के बाद में, क्या रेसिस्टेंस नहीं आया? मतलब पेरेंट्स से तो मुझे नहीं लगता रेसिस्टेंस आया होगा, क्योंकि वो तो देखो उन्होंने स्कूलिंग के समय में भी आपको हमेशा मोटिवेट किया, और लेकिन और किसी से रिलेटिव वगैरह से रेसिस्टेंस आया? सबसे पहले पेरेंट्स से भी थोड़ा आया, तो आया अच्छा। था कि क्योंकि पापा का भी ड्रीम था मैं इंजीनियर बनूं। तो वहाँ पे जब इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ने की, जॉब छोड़ने की बात थी, तो काफ़ी लोगों ने मतलब मम्मी पापा को बहुत कुछ कहा कि इंसान को, मतलब लोगों को एक जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, और ख़ास करके जो गांव से जाते हैं उनको तो एक जॉब करने में ही पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। उनको एक जॉब बहुत किस्मत से मिलती है, और कौन इस जॉब को छोड़ता है? अगर कोई छोड़ रहा है तो समझ वो बेवकूफ़ है। और सिविल सर्विसेज में तो कोई वही नहीं, फ्यूचर ही नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है, जबकि आपका ये भी कहा गया कि आपका बैकग्राउंड नहीं है, या 1-2 बात ये भी कहा गया कि बड़े लोग बनते हैं या बड़ी कास्ट के लोग बनते हैं, ये भी कहा अच्छा, गया। ये भी कहा गया। तो मतलब ये सब बातें सुनने को काफ़ी मिली। तो लेकिन मैंने मम्मी पापा को काफ़ी कन्विंस कर लिया, मतलब कि नहीं, मैं प्रिपरेशन मतलब कंटिन्यू करूँगा, और मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर इसी में। मैंने बोला कि मैंने ये कह के कन्विंस किया कि क्या होगा, जॉब नहीं लगेगी तब भी क्या होगा, खुश तो रहूँगा ना कम से अरे कम। बहुत बढ़िया, 3 इडियट्स का डायलॉग आपने सुना दिया, जी माधवन वाला। जी हाँ, बिल्कुल। फेमस मीम है। तो कुछ ऐसा भी पल आया जब फादर ने बोला नहीं तुम मेरी बात मानो, तुम मत करो ऐसा?
नहीं, वो बिल्कुल कन्विंस हो गए थे। हाँ, एक टाइम आया था जब कोविड की सिचुएशन आ गई, मैं वापस घर पे आ गया। तो कई बार प्रेशर ये भी बना कि नहीं, कोई भी तो जॉब करो, और भी तो एग्जाम्स होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम यूपीएससी दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन नहीं करो, लेकिन कोई भी एग्जाम दो। एसएससीज के एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है, तो एग्जाम आपको गवर्नमेंट एग्जाम निकालने हैं एक तरीके से। प्लान बी का प्रेशर है। हाँ, प्लान बी का काफी प्रेशर था, क्योंकि ये नहीं था कि फैमिली की तरफ से प्रेशर था, ये था कि बाहरी प्रेशर फैमिली पे समाज, बहुत बढ़ रहा था। हाँ देखो आमतौर पे पेरेंट्स देखो हमेशा बच्चों की खुशी चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, पेरेंट्स भी देखो समाज में रहते हैं, समाज में दूसरे रिलेटिव्स हैं, वो बार बार जब पेरेंट्स को डराते हैं ना, तो फिर वो पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। आमतौर पे ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन इवन फिर भी मेरी माँ बहुत कन्विंस थी कि नहीं, ये जो इसका जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और ये उनको हमेशा से विश्वास था। हाँ, उनको हमेशा से विश्वास था इस बात का। इवन जब कोविड के जस्ट पहले मेरी बहन की शादी हुई, तो थोड़ा घर पे कर्जा वर्जा भी हो गया था। अच्छा। उस टाइम पे, और पैंडेमिक आया तो स्कूल बिल्कुल बंद हो गया। तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसा सिचुएशन आ गया कि लगा कि अब इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो उस टाइम पे काफी जो है, मतलब वैसा पल था कि जब मैंने पहली बार घर पे मैंने बोला कि नहीं, कोई नहीं, मैं टीचिंग शुरू करता हूँ। ठीक अच्छा। है, तो मैंने कुछ टाइम जो है पहले शुरू किया 10th-12th के बच्चों के साथ। आपने पढ़ाया? हाँ, मैंने काफी पढ़ा है सर। कितने समय के लिए पढ़ाया आपने? काफी सर, अभी भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसपे मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत गाइडेंस करता हूँ। अच्छा, तो मतलब तो टीचिंग का भी फायदा मिला आपको प्रिपरेशन में? टीचिंग का काफी फायदा मिला, क्योंकि जब 10th वाले को पढ़ाया तो 10th की तो सारी एनसीईआरटी मुझे याद ही हो गई थी एक अच्छा। तरीके से। और इसके अलावा 12th वालों को भी काफी पढ़ाया। एक एक बच्चे को सर नीट का फिजिक्स पढ़ाया मैंने। अच्छा। वो भी किसी कोचिंग में पढ़ रहा था, तो उनके फादर डॉक्टर थे यूएसए में, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया कि आप इसको रिवाइज करवा दो। तो मैंने उसको रिवाइज कराया। मतलब वो भी शायद एम्स ऋषिकेश में है, तो एक अच्छा। बहुत ही बढ़िया। तो आपने मतलब बल्कि डॉक्टर भी बनाए हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो काफी अच्छा था पढ़ने में। मैंने बस उसको रिवाइज जब कराया। हम कई बार पढ़ाते हैं ना, जैसे दोस्तों को भी पढ़ाया, तो चीज़ें याद हो जाती हैं पढ़ाने से, क्योंकि ज़्यादा डायमेंशंस में माइंड चलता है और ज़्यादा अच्छे से हम याद कर पाते हैं। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हम एक्चुअल में ये देखते हैं कि मेरे से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, तो हम उन डायमेंशंस को भी कवर करते हैं। तो और काफी जो है, हम एक तरह से ध्यान से पढ़ते हैं उन चीजों को। और जब हम खुद पढ़ते हैं तो उतना जो है, हम थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ पाते। पढ़ाने के लिए हमें थोड़ी डीप नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो इसलिए जो, जैसे मैंने कई बार जो है 10th की बायो पढ़ाया, तो बायो तो मुझे उतना डीप में पता नहीं था, लेकिन तो मैंने उसके लिए पढ़ाई करी पहले। इवन जब मैं नीट के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा था, मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि मेरे मतलब मुझे काफ़ी टाइम हो गया है जेईई मेंस दिए, तो अब मैं तो भूल गया हूँ फिजिक्स। तो उन्होंने बोला नहीं, बस रिवीजन कराना है। तो मुझे पहले पढ़ना पड़ता था फिजिक्स, फिर उनको पढ़ाना पड़ता था। पढ़ाना भी देखो एक बहुत बड़ा पैशन का काम है, और ये पैशन एक बार लग जाए ना, तो ये बड़े बड़ों के अटेम्प्ट खराब कर देता है। मतलब कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि एक बार पढ़ाने लग जाएं तो तैयारी प्रभावित भी होती है। ये मतलब डबल एज स्वॉर्ड है ना? बिल्कुल ऐसे। और चलो, पर्सनल पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। और एक चीज़ मैं उज्जवल ये पूछना चाहूँगा, एक तो देखो आपने बताया कि गांव से थे तो थोड़ा बहुत चैलेंज आया, वैसे 7-8 गांव का एक हब था हमारा, एजुकेशन का हब था गांव, और मतलब गांव की पृष्ठभूमि थी, और क्या चैलेंजेस आए इसकी वजह से? गांव की पृष्ठभूमि तो सबसे पहले करियर्स के इतने ऑप्शंस पता ही नहीं थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था। जैसे कि जो फेमस जो है, मैं मतलब इतना अवेयरनेस नहीं था कि एनडीए के बारे में मुझे पहली बार 12th के बाद पता चला। अच्छा, कि 12th के बाद आपको पता लगा ऐसा एग्जाम था? ऐसा एग्जाम था जो मैं मिस कर गया। अच्छा, भर सकता था लेकिन मुझे पता ही नहीं था। हाँ, मुझे पता नहीं था। काफी सारे एग्जाम्स ऐसे हुए जिस फील्ड के बारे, क्लैट के बारे में मुझे, जब मैंने क्लैट के लिए एक बच्चे को पढ़ाया जो पहली बार, तो मुझे पता चला कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसपे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया।
आमतौर पे गांव के बच्चे ऐसी प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं। उन्हें 2-3 चीज़ें पता होती हैं सिविल सर्विसेज का, क्योंकि बचपन से बोला जाता है कि हाँ एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिससे डीएम बनते हैं, और इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेनली 3-4 चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती हैं, है ना? इवन जब मैंने क्लैट का घर पे बताया कि मैं क्लैट के एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो मेरे पापा बोल मतलब उनको तक नहीं पता था कि क्लैट क्या होता है, मतलब तो अवेयरनेस की बहुत कमी थी, मतलब गांव में किसी को भी नहीं पता कि कितने करियर्स हो सकते हैं। वहीं पे मैंने देखा कि आप जो है मास कम्युनिकेशन मीडिया फील्ड में भी कर सकते हो, उसका भी नेशनल कॉलेज है। तो बहुत सारे नेशनल कॉलेज है और उनके लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे करियर फील्ड के बारे में तो पहले तो पता चला, और ये मतलब एक तरीके से एज होता है उन लोगों के लिए जो शहर में रहते हैं, जिनके पास अवेयरनेस है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में उज्जवल ये आया, आपने बोला कि आपने ना गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। रीज़न क्या प्राइवेट स्कूल था नहीं, या फिर गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा अच्छा था, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन? नहीं, उसका एक कारण ये था कि प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी दूर थे और कॉस्टली थे, पहली बात तो। और दूसरी बात कि जो वहाँ पे कोई भी जो प्राइवेट स्कूल ऐसे नॉर्मली चल रहा था, वो एफिलिएटेड नहीं था कहीं से, तो मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो वहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। तो मेरे पास ऑप्शंस की कमी थी कि ऑप्शंस ही नहीं है, तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे 8 क्लास में मुझे एक टीचर मिली, पहले मेरा बायो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ लेक्चर्स पढ़ाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, तो मेरा बायो में इंटरेस्ट जगा कि पहली बार कि ये सब्जेक्ट भी कितना इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा संस्कृत जैसा सब्जेक्ट जब मैंने पढ़ा 9th-10th में, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया गया, तो वहाँ पे भी मेरा जो है इंटरेस्ट जगा। तो काफ़ी अच्छे टीचर्स थे और रेगुलर क्लासेस लेते थे। मेरा क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो मैं हमेशा जो है हमेशा ग्राउंड पे दिखता था। तो मेरे टीचर्स इतने अवेयर थे कि जब भी वो क्लास में जाते थे, वो देखते थे कि उज्जवल नहीं है क्या, तो उसको थोड़ा देखो, ग्राउंड से लेके आओ। तो उन्होंने मतलब काफ़ी एफर्ट डाला है। आमतौर पे ना, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ में ना हमेशा ये अटैच कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में ना टीचर्स रेगुलर नहीं होते, सीरियस नहीं होते, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। लेकिन देखो, बहुत सारे केसेस में ना टीचर्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बच्चों का फ्यूचर संवारने की कोशिश करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, मतलब चीज़ें हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हमेशा गवर्नमेंट स्कूल्स में सिचुएशन खराब ही होती है ना? मतलब 10th तक का तो काफ़ी अच्छा था। 11th-12th का कह सकते हैं कि वहाँ पे मुझे कोचिंग्स की ज़रूरत पड़ी, कि मैंने कोचिंग्स करी, तो वहाँ पे उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था 11th-12th में। लेकिन 10th तक मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल की सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। मतलब मेरे दोस्त भी थे और काफ़ी, वो लोग भी काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो जो भी हमारे बैच का, मतलब हमारे बैच का खास करके, जो हमने साथ में 10th दिया, उनके मैक्सिमम लोग काफ़ी अच्छे जगह पे हैं आज। तो वो स्कूल का ही एक तरीके से कहा जाएगा। समझ गया। तो ठीक है, अब उज्जवल आते हैं कि पर्सनल चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर ली, कैसे आपकी जर्नी रही स्कूल से लेके अभी तक। ये देखो, मैंने पर्सनल जर्नी आपकी इसलिए पूछी क्योंकि बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं ना, वो रिलेट कर पाएंगे। उनको ना कन्फ्यूजन होता है कि जैसे हम तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि मैं गांव से हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उज्जवल, अब आपने बहुत सारे बच्चों को एक उम्मीद दी है कि मतलब कम से कम आप ये डिसाइड करना चाहते हो तैयारी करनी है या नहीं करनी है। इन फैक्टर्स को कंसीडर मत करिए, और दूसरे फैक्टर्स हैं देखो, उनको आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इनको मत करिए। जी। अच्छा, अब आपने तैयारी स्टार्ट कर दी। आपने बोला कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद में 1-2 महीना आपने जॉब किया, उसके बाद में आपने तैयारी स्टार्ट किया। आप दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद में फिर जो आपके दोस्त थे रैंक 20, हाँ, उन्हीं के साथ मतलब थे आप। उनके साथ तब सबसे पहले हमने रूम लिया, और एक अंकित भी है, ये भी मतलब दिल्ली में ही रह रहे थे, तो हम 3 ने सबसे पहले जो है। अंकित, मैं बता देता हूँ इंटरव्यू में कि अंकित अभी ऑडिटिंग ऑफिसर हैं और बचपन के दोस्त हैं उज्जवल के, और अभी यहाँ सामने ही बैठे हैं। और ठीक है, आपने 3 दोस्त थे, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी एक साथ। हाँ, तो हम मतलब एक ग्रुप भी बन गया ठीक ठाक सा। और
मैंने कोचिंग्स का पता किया तो हिंदी मीडियम में एक ही कोचिंग थी उस टाइम पे, तो लेकिन मुझे मतलब जैसा लगा कि उन्होंने बोला कि हमारा कोर्स 18 महीने का है, तो मुझे लगा कि ये लोग पढ़ाते क्या है। मैंने नोट्स देखे तो इन्होंने एनसीईआरटी के भी मतलब इन्होंने खुद बच्चे को जैसे होता है ना खुद से एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बाद में ये फील हुआ कि जब तक आप खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी के नोट्स अगर ले लोगे तो आप नहीं उतना कर पाओगे। तो ओवरऑल वो सारा कंटेंट अवेलेबल कर रहे हैं, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा। मुझे लगा नहीं, ये एग्ज़ाम ऐसा तो है कि नहीं अगर सारे नोट्स आपको दे दिए जाए और आप कर लोगे, ऐसा एग्ज़ाम तो है नहीं। तो मैंने इसके लिए मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। फिर मैंने सोचा कि मैं आपने कोचिंग, सेल्फ स्टडी से किया? हाँ मैंने सेल्फ स्टडी से किया, पूरा सेल्फ स्टडी से किया आपने? पूरा सेल्फ स्टडी से। पीडब्ल्यू ओनली के बारे में आपको कब पता लगा? ओनली आइज के बारे में सर मुझे जब कॉलेज के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू करी तो मैंने डिफरेंट चैनल्स सर यूट्यूब पे देखने स्टार्ट करे। उसी टाइम मतलब सर ये तारीफ की बात नहीं है, मैं मतलब बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे सुमित सर का वीडियो मिला और बहुत ही मैं लकी था कि मुझे वो वीडियो मिला। और मैंने वहाँ पर सर का ना सबसे पहला एक प्रीलिम्स बूस्टर करके एक आता था सर का डेली, और वो देखा मैंने 2-3 लेक्चर्स में। सर का उस टाइम पे तो मतलब फेस भी नहीं आता था, सिर्फ जो है सर की आवाज से ही हम इतने प्रभावित हो गए, मतलब कि ऐसा लगता था कि जो सर करा रहे हैं ना वो हमें याद होता जा रहा है। मतलब मुझे इवन मैं सर अभी भी मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं जो मैंने पूरे साल के बनाए हैं कि मैं आप पढ़ाते थे और मतलब करंट अफेयर्स बोल रहे हैं और मैं लिखता जा रहा हूँ। मतलब पूरे साल के नोट्स है मेरे पास। और मतलब मुझे मतलब उसमें बहुत एज मिला, खास करके मैंने 2019 का, आपको प्रीलिम्स याद होगा सर, वो मैंने मतलब वो एग्ज़ाम दिया नहीं था मैंने, लेकिन मैंने उसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैच करे बाद में एग्ज़ाम से कि मैंने जो उसमें किया है और क्या वो मतलब सर के नोट से वो 21 से 22 सवाल सर उसके नोट से था। आपने एक वीडियो भी बनाई थी बाद में, मुझे याद है। तो वो काफ़ी मतलब मुझे लगा कि नहीं सर के साथ जो है मैं जुड़ा रहूंगा चाहे जो। आपका आर्ट एंड कल्चर वाला जो एक शॉर्ट वीडियो 3 घंटे के आसपास का है वो भी मैंने देखा है सर। वो मतलब वो भी मतलब आर्ट एंड कल्चर, मुझे ऐसा था कि आर्ट एंड कल्चर में पढ़ता था मैं भूल जाता था कुछ टाइम बाद। मैंने एनसीईआरटीज भी पढ़ी लेकिन वो होता था कुछ टाइम बाद जो है फिर दिमाग से। लेकिन मैंने आपकी वीडियो से देखा सर, तो खास करके जो टेम्पल, वो जो एक तरह से मंदिर स्थापत्य है एक तरह से, वो सब काफ़ी अच्छे से सर आपने कराया। पेंटिंग वेंटिंग काफ़ी अच्छे से कराई, तो मुझे काफ़ी उसमें हेल्प मिली। और ये 2019 की बात है ना? हाँ ये 2019 की बात है सर। हाँ, तो एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये देखो वो समय था कि शुरुआत में ना ओनली एस जब बना था 2016 में, तो दोनों इनिशिएटिव मैं ही डिस्कस किया करता था, एडिटोरियल भी और प्रीलिम बूस्टर भी। बाद में प्रीलिम बूस्टर मैंने छोड़ दिया था और प्रीलिम बूस्टर फिर एक और इनिशिएटिव में कन्वर्ट हो गया, आप कह सकते हो करंट अफेयर प्लस नाम का एक दूसरा इनिशिएटिव, उसमें कन्वर्ट हो गया था प्रीलिम बूस्टर। तो उज्जवल बात कर रहे हैं 2019 की, उस समय दोनों चीज़ें मैं ही डिस्कस किया करता था। तो आप वीडियो के रात को देखा करते थे या सुबह देखा करते थे उस समय? उस टाइम पे मतलब एक था कि जैसे मैं सबसे पहले वो वीडियो ही से स्टार्ट करता था अपने दिन का, कि वीडियो मैंने देख लिया तो करंट अफेयर अपडेट हो गया। काफ़ी टाइम पे मैं देखता था मेरे फ्रेंड लोग कुछ नहीं पता है करंट अफेयर के बारे में, मुझे काफ़ी अपडेट है, तो इसका श्रेय सर आपको जाता है पूरी तरीके से। आपकी मेहनत है यार। नहीं तो आप नोट्स बनाते थे? कई बार ना बच्चे ये पूछते हैं कि जिसे एडिटोरियल डिस्कशन के या फिर अभी पहले प्रीलिम बूस्टर अभी करंट अफेयर प्लस इनिशिएटिव, नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, आपकी क्या राय है वैसे? नहीं सर, प्रीलिम्स बूस्टर के मैंने खूब नोट्स बनाए हैं और वो बहुत काम भी आए और रिवीजन करने में बहुत काम आते हैं। जैसे अगर मैंने पूरे महीने के नोट्स लिख लिए, छोटे छोटे शॉर्ट्स में ही लिखे, जैसे अगर आपने पूरे पेज पे आप मार्क भी बताते थे कि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, और खुद भी थोड़ा आइडिया लग जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी का कोई काम है वो तो हम गेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्टैच्यूटरी बॉडी है या कैसी बॉडी है वो तो हम गेस नहीं कर सकते। तो वो जो फैक्ट हम गेस नहीं कर सकते हैं, जो हमें फैक्ट पता होने चाहिए, वैसे फैक्ट मैंने लिखे सर। तो इससे क्या हुआ, एक तो करंट अफेयर पढ़ने की मुझे आदत हो गई। जो बच्चे मेनली ऐसे बोलते हैं कि हिंदी मीडियम में आप तैयारी करें तो आप इंग्लिश का सोर्स नहीं देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, और काफ़ी वो हेल्पफुल भी रहता है, आपको कंटेंट कहीं से मिले
आप कर लो, फिर उसको जब मेंस में आप लिखो हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं होती सर। तो मैंने ये कोशिश करी। उस टाइम पे ये भी होता था कि जैसे कुछ मैगजीन फेमस थी, बट वो मैगजीन देखता था मैं 200-250 पेज का है, तो वो मुझे लगता था मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मतलब मैं अपनी कैपेबिलिटी जानता हूँ, तो मतलब मेरी लिमिटेशन है कि मैं बहुत लिमिटेड रिसोर्स पढ़ता हूँ। तो वही है कि मैंने ये कोशिश करी कि मेरा लिमिटेड रिसोर्स कहाँ से आएगा, तो मैं एक चैनल पे भरोसा करूँ और मैं डेली न्यूज़पेपर पढूं। आपको चीज़ें याद हैं? अभी जैसे मैं बात कर रहा था ना उज्जवल से, इनको ना 2000, जैसे अभी इन्होंने बताया 2019 में सर आपने एक उसके बाद में एक वीडियो डाली थी जिसमें आपने क्वेश्चन बताए, ये आए थे, आपने उस समय आर्ट एंड कल्चर की वीडियो डाली थी। सर मुझे करंट अफेयर्स भी याद है। करंट अफेयर याद है? बताओ, जैसे कोई करंट अफेयर बताओ, कोई फेमस, आपको कोई फेमस करंट अफेयर याद आ रहा है, या फिर वीडियो के अंदर कोई मैंने बात बोली वो याद आ रही है, बताओ। जैसे सर आपने बैंक बोर्ड ब्यूरो कराया था उस टाइम पे, हाँ और वो यूपीएससी में आया भी था हाँ, उस यूपीएससी साल, में आया था। और आपने बोला भी था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे मुझे बहुत सारे करंट अफेयर्स याद है। जैसे एक उस टाइम पे एक वो चल रहा था, मुझे एग्जैक्ट बॉडी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हेड होते थे और एक जो जो गवर्नर होता था वो उसका वाइस चेयरमैन। हाँ। इस तरीके की चीजें जो है वो मतलब वो याद रह जाती है सर। वैसे तो बहुत कुछ याद है, एनवायरनमेंट का याद है और बहुत कुछ करंट अफेयर याद है। ये उज्जवल, मुझे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो आपकी जो आवाज़ है ना वो कानों में गूंजती है। ये सही बहुत सारे बात। स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि बल्कि अब तो देखो इतना समय हो गया, अब बच्चे, कुछ बच्चे जो नए हैं ना वो यूं बोलते हैं कि सर आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए, लेकिन जो बिना फेस की वीडियो से कंसंट्रेशन बनती है ना, जो आवाज़ याद रह जाती है, वो कई बार ना फेस की वीडियो से नहीं बनती है हाँ ये सही बात है सर। है ना? और सर एक और इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा। हाँ जी। जब 2021 का प्रीलिम्स हुआ था, मतलब वो प्रीलिम्स में दे के आया था, इसके बाद सर आपकी वीडियो एक आई थी कि इस बार का प्रीलिम्स कितना हार्ड हुआ है। तो वो मैं ना पापा को दिखा रहा था कि देखिए सर यही सुमित सर है और ये डिस्कशन करते हैं और इनकी आवाज कितनी अच्छी है। वो अभी भी याद होगा, क्योंकि अभी मैं आया था तो पापा से बात कर रहा था, बोले वही सुमित सर है ना। तो हाँ, तो काफी वो सर काफी इंटरेस्टिंग लगा। मतलब एक तरीके से ना, मतलब सर दो चीजें बहुत अच्छी, मतलब आपकी पर्सनालिटी में मुझे हमेशा अट्रैक्ट करी कि एक तो सर आप काफी डिटरमाइंड रहे हो अपने, कि आप कुछ भी हो, आपकी तबीयत भी खराब रहती तब भी आप वीडियो तो डालते ही थे, ठीक है। और दूसरी बात ये रही है कि सर आप बहुत हम्बल बिहेवियर सर आपका रहा है कि आपने, मतलब मुझे नहीं लगा कभी कि आपने व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए बनाया हो, क्योंकि आपके मोस्टली में ये रहता था कि आपका कमेंट सेक्शन ऑफ रहता था। तो उस समय कमेंट सेक्शन ऑफ उस टाइम पे ऑफ रहता था, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता था, मतलब कि सर स्टूडेंट के लिए कितना कुछ कर रहा है। थैंक यू वेरी मच उज्जवल। वो भी उस समय ओनली आईएएस था, बाद में पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस दोनों एक साथ आए। जी। लेकिन देखो एक बात मैं आपको बोलूं, ओनली आईएएस की जैसे जर्नी रही ना उज्जवल, पीडब्ल्यू की भी ना वैसे ही जर्नी रही है। मैं आपको बताऊं, पीडब्ल्यू ने बहुत बढ़िया इम्पैक्ट क्रिएट किया है जी बिल्कुल। और अभी जैसे अलग सर गए थे, सरफराज नाम का एक स्टूडेंट था, उसका नीट में रैंक आई है, डॉक्टर बना है। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। वहाँ पे ना लिटरली, मतलब उसके फादर जो थे उसने भी मजदूरी की है। आप रूम देखोगे और बिल्कुल जैसे कच्ची ईंटों का बना मकान है, और मतलब अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जब देखो ऐसे परिवारों के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं ना नीट में, जेई में, तो वास्तव में लगता है कि हाँ यार, मतलब ओनली एसबीपीडब्ल्यू के साथ जुड़ा तो मिलके जो इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं ना। और मैं बहुत देखता हूँ, सिर्फ ये सरफराज की स्टोरी नहीं, जिन्होंने जो मजदूर के बेटे हैं, जिन्होंने खुद भी मजदूरी की, सिलेक्शन लिया। एक स्टूडेंट थे, वो समोसे बेचते थे। भाई वैसा नहीं है ये, मतलब वीडियो है अलग सर, बाद में उनसे मिले हैं, उनके काम पे गए हैं जहाँ पे वो काम करते थे। और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार मैं जम्मू में गया, रैंक 7 आई थी, अनमोल राठौर, उसका उनका इंटरव्यू भी है। तो जब हम वहाँ से बाहर निकले ना, तो हम रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहते थे, तो ना एक ई रिक्शा पे एक अंकल बैठे थे। हमने उनको बोला कि
चलिए, जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे जाना नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेने आया हूँ, मैं इसी सेंटर में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तो मुझे उस समय इतना अच्छा लगा कि यार, कि मतलब इम्पैक्ट हम डाल पाए हैं। पहले जेई नीट की भी जो फीस थी कितनी ज़्यादा हुआ करती थी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, बट पीडब्ल्यू ने जितना अफोर्डेबल बनाया है, और इसमें अलग सर का योगदान है बहुत काफ़ी बड़ा। ज़्यादा। अच्छा एक बात बताइए, आपका 67th में 496 रैंक आया, जी। आपको कहाँ पे कमी लगी? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि एक तो डीआई का जो स्टैट्स वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे मैंने एक पूरा क्वेश्चन 36 मार्क्स का गलत कर लिया, जहाँ पे मुझे 0 मिला। तो 36 मार्क्स का डिफरेंस अपने आप में ही बहुत बड़ा हो जाता ये कौन से क्वेश्चन में गलती की आपने? है। ये मैंने स्टैट्स वाले क्वेश्चन जो अच्छा। GS1 में आते हैं, 72 मार्क्स के दो क्वेश्चन आते हैं 36 के, उसमें से एक पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। और एक तो मुझे ये लगा कि उस टाइम पे चूंकि मैं पहली बार बीपीएससी का अटेम्प्ट दे रहा था, तो मुझे मतलब ये जो फैक्टर था कि मुझे बीपीएससी के पर्सपेक्टिव के बारे में पता नहीं था, कि मैंने यूपीएससी का समझ के काफ़ी टू द पॉइंट आंसर लिखे, वर्ड लिमिट्स का उतना ध्यान नहीं रखा कि हाँ जो मुझे कितने वर्ड्स में लिखने हैं, तो ये सब थोड़ा ध्यान नहीं रखा, इसके कारण भी थोड़ी दिक्कत हुई। प्लस मुझे जो है मैंने देखा कि बीपीएससी में एक है कि उस टाइम से एक नया पैटर्न शुरू हुआ कि एक टीचर एक क्वेश्चन को चेक करेगा। तो इससे क्या हुआ कि मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किया और आपने उसका जो है और वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके अथवा में जो क्वेश्चन आया, तो हो सकता है कि ये टीचर जो है वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे और वो टीचर ज़्यादा। तो मेरा ये लग रहा कि मैंने जो भी क्वेश्चन 2-3 अटेम्प्ट करे उसमें मुझे लो मार्किंग वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, तो इस वजह से फिर रैंक पीछे रह गई। हाँ। लेकिन कई जो एस्पायरेंट्स हैं उनको प्री में दिक्कत आती है, तो आपने तीनों बार प्री क्लियर किया बीपीएससी का, जी। तो प्रीलिम के लिए आपने स्पेसिफिक क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की? और बहुत सारे बच्चे जो प्री नहीं कर पाते, उनको आप क्या बोलना चाहोगे, थोड़ा सा डिटेल से? फिल्म्स के लिए जो स्ट्रेटजी थी मेनली, वो मैंने तो एक तो सबसे पहले मैंने बेसिक बुक्स से स्टार्ट किया। बेसिक बुक्स में मैंने सबसे पहले एनसीईआरटीज़ पे बिल्कुल फोकस किया। एनसीईआरटीज़ में भी मैंने ऐसा नहीं कि 6 to 12 क्लास की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी, मैंने उसमें भी कट किए कुछ एनसीईआरटीज़। जैसे कि मैंने हिस्ट्री में 6, 7, 8 और 12th की एनसीईआरटी पढ़ी। इसके अलावा जो ज्योग्राफी था उसमें मैंने फोकस किया कि 9 to 12 पढ़ा जाए, क्योंकि वो जो ज़्यादा आप अच्छे से जो है इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा साइंस में मैंने 6 to 12 करने की वजह 6 to 10th पे ध्यान दिया, क्योंकि अगर आप यूपीएससी करते हो तो आपके लिए 12th का जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब आप बीपीएससी करते हो तो उस पार्ट से उतना क्वेश्चन आता नहीं है, तो फिर उसको स्किप कर देने में ही ठीक है। इसके अलावा तो बच्चे अब +1 +2 की जो एनसीईआरटी है वो स्किप कर दें? हाँ, +1 +2 की जो एनसीईआरटी है वो बहुत डिटेल्ड है, उसको करने में बहुत टाइम जाएगा, तो आप या तो उसके कोई नोट्स पढ़ लें। अगर आपको +1 +2 की एनसीईआरटी करनी है, वो एज है जो 1-2 क्वेश्चन का एज आपको दिलाएगी बस। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारा पढ़ने पे मुझे 1-2 क्वेश्चन का फायदा हो रहा है, तो मेरा जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो मैंने वो टाइम वहाँ कंज्यूम नहीं किया। दूसरा कि मैंने जब बेसिक बुक मैंने कंप्लीट करी, तो उसके मैंने देखे कि इस पर जो है अब कौन से स्टैंडर्ड बुक का सहारा लिया जा सकता है। तो जैसे और जो भी फेमस बुक थी, जैसे बिपिन चंद्रा है या फिर स्पेक्ट्रम, मैंने दोनों के को कंबाइंड रूप से मतलब पढ़ा कि जो पार्ट इसमें नहीं है उसको दूसरे से पढ़ा, लेकिन मैंने दोनों बुक्स को कुछ कहीं ना कहीं जो एडजस्ट किया है। इसके अलावा जो है पॉलिटी मैंने वो तो सब लक्ष्मीकांत से ही पढ़ते हैं, मैंने भी लक्ष्मीकांत, चूँकि यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था तो लक्ष्मीकांत पढ़ भी चुका था काफ़ी टाइम। इसके अलावा जो है ज्योग्राफी मैंने पूरी तरह एनसीईआरटी पे ही बेस्ड रहा और उसी पर बेस्ड रहा, और मैंने देखा कि ज्योग्राफी में तो लेकिन आपने +1 +2 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी? +1 +2 की एनसीईआरटी वहाँ इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे पढ़नी जो है वो, अगर वो वहाँ से ऐसा देखा गया है, जैसे 69 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, 5 से 6 क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी 11th क्लास से उठा के डाले गए थे, मतलब ऐसे कि स्टेटमेंट में भी कोई चेंज नहीं किया तो +1 +2 की एनसीईआरटी कौन सी नहीं पढ़नी है?
+1 +2 की एनसीईआरटी तो आपको साइंस की नहीं पढ़नी। हिस्ट्री में आपको सिर्फ 12th की एनसीईआरटी जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है सिर्फ उसी को करना, 1 2 3 पार्ट जो है। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वो अच्छी बुक है। उसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब जो इकोनॉमी का जो वेटेज जो है गेन हुआ है, खास करके 69th में काफी अच्छे क्वेश्चन आए। जैसे वो क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर में देखे थे, जैसे रूल्स ऑफ ओरिजिन के क्वेश्चन आए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन थे वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब एक्सटर्नल जैसे फॉरेन करेंसी में, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या ये आपने सही कह रहे हो। बीपीएससी में जो एस्पायरेंट्स है उन्होंने शायद ये महसूस भी किया होगा। बीपीएससी ना पिछले 2-3 सालों में थोड़े ना करंट से रिलेट करके चीज़ें ज़्यादा पूछ रही है। पहले बीपीएससी स्टैटिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछा करती थी और वही क्वेश्चन रिपीट भी होते थे, लेकिन आजकल बीपीएससी थोड़ा थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न पे चलने लगी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, डायनामिक क्वेश्चन, है ना? यस सर, ये तो है। और साथ में जो है पहले जो है सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन आते थे, अब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, वो भी जैसे उसमें 2019 18 19 20 के क्वेश्चंस को, यूपीएससी क्वेश्चंस को अगर याद करें तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चन आते थे कि इसमें से मान लीजिए कि इनमें किसका जो है इस टेक्नोलॉजी को इनेबल करता है। कैन वर्ड का यूज होता था तो ऑल टेक्नोलॉजी हम लोग टिक करते थे। तो उस तरह के क्वेश्चन सब आने शुरू हुए। तो एक तरीके से जो मैं कहूँगा कि 18 19 20 का जो पेपर था, जो उस टाइम पे यूपीएससी का प्रीलिम्स थोड़ा इजी हुआ करता था, थोड़ा 22 23 से तो काफी इजी था। तो उस टाइम का पैटर्न जो है अब यूपीएससी ने टच करना, बीपीएससी ने टच करना स्टार्ट किया एक तरह से। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, पहले क्या होता था वन लाइनर्स पढ़ लो हो गया, लेकिन इस बार उन्होंने काफी करंट अफेयर्स पूछे। जैसे यूपीएससी में नेट मेटरिंग पूछा गया था, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत 2019 में एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व भूटान का कोई न्यूज में था, उन्होंने वो वाइल्ड लाइफ, मुझे वही वाला याद था पुराना वाला कि चलो ये तो कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो आप ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि आप एक बार प्रिपरेशन करते हो ना तो कभी ना कभी काम में आता है। इसके अलावा मतलब मुझे ऐसा लगता है पीवाईक्यूज का बहुत रोल है, खास करके यूपीएससी, अगर आप बीपीएससी भी दे रहे हैं ना तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज का एक रोल बढ़ जाता है। कि जैसे इस बार क्या हुआ 69th में पैटर्न काफी वैसा हुआ कि इन्होंने लगभग सेम क्वेश्चन तो कुछ ही रिपीट किया 3-4 यूपीएससी के, लेकिन लगभग 15 से 20 थीम सेम टू सेम रिपीट करी, थोड़े बहुत स्टेटमेंट चेंज करके। जैसे कॉलेजियम सिस्टम पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, बीपीएससी ने उस पर क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा जो है इस पर फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन पूछा, या फिर G20 पे क्वेश्चन पूछा इन्होंने, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले। तो जो मतलब ये है कि यूपीएससी की अगर हम प्रिपरेशन करें और न्यूज को अगर हम गहनता से देख रहे हैं एक तरीके से, तो हम इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या इजिली इलिमिनेट कर सकते हैं कम से कम। तो जो एलिमिनेशन पहले बीपीएससी में बिल्कुल काम का नहीं था, इस बार के एग्जाम में काफी जो है वो हेल्पफुल भी रहा। तो अभी जैसे बच्चे हैं, आप बोल रहे हो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर पैटर्न बीपीएससी का चेंज हुआ है तो इसके लिए हम क्या करें। जैसे देखो सीधा सीधा एक है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब मतलब आप पहले सोच के मत जाओ कि इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप तैयार रहो, करंट भी आप करके जाओ। आपने वैसे नए पैटर्न के साथ में कैसे डील किया? सबसे पहले जब नए पैटर्न की घोषणा हुई, चेयरमैन ने बोला कि कुछ हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उनका सीधा ये था कि अब क्वेश्चंस जो है या तो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के कोई क्वेश्चन आएगा तो वो एक तरह से वो सिंपल वन लाइनर नहीं पूछा जाएगा। जब हम हिस्ट्री के वन लाइनर पूछते हैं सिंपल, तो वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन उसी में हम थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज, जैसे बाबर आया तो उसने तोप की शुरुआत करी, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे हमारे पास अगर पैरेलल नॉलेज भी होती है तो वो काम आ जाती है। तो ये जो है, अगर स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अभी अगर मान लीजिए कुछ भी समय है तो आप कम से कम जो पीवाईक्यूज है यूपीएससी के, उनकी लैंग्वेज को पढ़े एक बार। लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छी जो भाषा में चेंज है ना वो काफी पकड़ में आने लगेगी। क्योंकि बीपीएससी अब यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है, तो मतलब आपका कहना है कि यूपीएससी के पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हाँ, खास करके
जो यूपीएससी के पीवाईक्यू पिछले 5-6 साल में पूछे गए हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है और वो पूछे जाएंगे। इवन करंट अफेयर तक रिपीट कर रहे हैं और उसी थीम को रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो एक तो एज ये हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और दूसरा ये हो सकता है कि कम से कम डायरेक्ट नहीं आए तो आपको उस थीम पे ही आए, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर एक क्वेश्चन इस बार 69 में पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से इसको इनेबल कर सकता है। लेकिन हो सकता है यूपीएससी ने तो ये सवाल 20 बार पूछा है, तो जब आप 20 सवाल सॉल्व करते हो तो ये सवाल तो आपको, मैंने 69 में कभी पढ़ा भी नहीं था ये सब की एज कंप्यूटिंग, ये सब सीधे आया, मैंने देखा मतलब मेरे मन में कुछ डाउट भी नहीं आया, मैंने देखा कि कैन इनेबल्ड लिखा हुआ है, ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट, और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। जबकि इस क्वेश्चन को बीपीएससी के लिए हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा गया, लेकिन जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है उनके लिए तो बहुत ही इजी था कि चलो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। जैसे फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, वो मैंने देखा कि डिफरेंट जो अगर आपके पास अगर ज़्यादा समय है तो आप डिफरेंट पीसीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कर्नाटक पीसीएस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं या फिर यूपी पीसीएस के हो गए, तो उनके पीवाईक्यू भी अगर सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने से ये होता है कि वो किसी एक तरीके से कमीशन ने बनाया वो पेपर, कमीशन जो पेपर बनाता है तो उसके पीछे काफ़ी थॉट प्रोसेस होती है जो कोचिंग सेंटर मैच नहीं कर पाते। कोचिंग सेंटर्स में ये होता है कि जो उनके पास एक्सपीरियंस है वहाँ पे जो वहाँ एक्सपीरियंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ 20-25 लोग इसी काम में लगे हुए हर टाइम। तो लेकिन टेस्ट सीरीज का बहुत अहम रोल हो सकता है इसमें कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज दें। तो मतलब ये सबके लिए एक तरह से कह सकते हैं जैसी ज़रूरत होगी हमको वह उस हिसाब से वो करना पड़ेगा। समझ गया, बहुत अच्छे से डिटेल से आंसर दिया उज्जवल ने। कई बार देखो होता क्या है कि ऊपर से कई बार चीज़ें हम सुनते हैं। मैंने उज्जवल को यही बात बोली थी कि आप ना बिल्कुल एस्पायरेंट्स के मन में कोर में जो डाउट्स होते हैं ना वो डाउट आप एड्रेस करो। काफ़ी अच्छे से आपने आंसर दिया और आप ना प्रीलिम के सोर्सेज की लिस्ट बता रहे थे तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। आपने पॉलिटी बता दिया था, आपने हिस्ट्री बता दिया था, ताकि बहुत सारे बच्चे शायद वेट कर रहे हो। हाँ, जैसे हिस्ट्री में मैंने बताया कि 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी और 12th की जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं वो कर लेना। इसके अलावा जो आप स्पेक्ट्रम या इसमें से विपिन चंद्रा में से कोई एक चूज कर सकते हो। ज्योग्राफी में आप 9 to 12 की जो है एनसीईआरटी सीधे कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप साइंस में 6 से 10 की एनसीईआरटी कर सकते हो। और अगर हम बात करें फिर बिहार स्पेशल की जो एक अच्छा खासा पोर्शन है उसमें आप ये है कि अब बिहार स्पेशल का वैसा पार्ट होता है ना जो एक एज पार्ट है। एक्चुअल में लोग जो है इसको इग्नोर करते हैं, जबकि ये जो एज पार्ट है आप 30-35 क्वेश्चन जो एक साथ अगर ले जाए तो काफ़ी अच्छा पार्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली बिहार स्पेशल में कोई भी एक बुक, मतलब इवन कोई भी बुक जो है या फिर कोई भी मतलब अगर कोचिंग के नोट्स है, इवन मैंने सर पिछले बार जो है रिवीजन मॉड्यूल में एक रिवीजन मॉड्यूल आती है पीडब्ल्यू की, तो उसका मैंने किया था कुछ सब्जेक्ट, मतलब वो रिवीजन मुझे भी किसी ने फॉरवर्ड किया था, मैंने कहीं से लिया तो कैसा लगा आपको रिवीजन मॉड्यूल? रिवीजन मॉड्यूल काफी अच्छा, इवन अभी भी सब मुझे नहीं पता था 69 में मेरी रैंक आ जाएगी, 70 देना पड़ सकता है तो वही रिवीजन मॉड्यूल आप फॉलो कर रहे थे अभी तो मैं उसको देख रहा था कि मतलब काफी कम पेजेज में काफी अच्छा कवर किया हुआ है। तो बाकी एस्पायरेंट्स के लिए जो रिवीजन मॉड्यूल की बात कर रहे हैं ना उज्जवल, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। और तो और प्रीलिम का कोई सब्जेक्ट बाकी है? आर्ट एंड कल्चर वगैरह? हाँ, आर्ट एंड कल्चर से उतने सवाल नहीं आते स्पेसिफिक, लेकिन जो भी सवाल आते हैं 11th क्लास की फाइन आर्ट वाली बुक से ही आते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमी वाला हो गया, ये नया पोर्शन एक तरीके से, पहले क्या होता था बजट और इकोनॉमिक सर्वे कर लो और इकोनॉमी खत्म हो गई, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कुछ कोर कॉन्सेप्ट भी यूज किए, जैसे एक्सटर्नल सेक्टर के कुछ कोर कॉन्सेप्ट या फिर इंटरनेशनल ट्रेड के जो ये सब टॉपिक्स जो हम यूपीएससी में जनरली पढ़ते हैं उन जो कोर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे यूज किया। तो आप कम से कम बेसिक्स जरूर कर ले, मतलब इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो टर्मिनोलॉजी है मेनली, वो टर्मिनोलॉजी कम से कम कर ले। टर्मिनोलॉजी करने से ये होगा कि आप
जो मैंने स्टेटमेंट्स देखे थे 69 में, वो इस तरीके के थे कि अगर आपको सिर्फ मीनिंग भी पता है उसकी कि ये टर्म क्या होता है तो आप उसके स्टेटमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अगर मीनिंग नहीं पता है तो वो आपके लिए हार्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव भी हो सकता है इसका और निगेटिव भी हो सकता है। इसके अलावा एक मैथ वाला भी पोर्शन आता है। मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा है, थोड़ा भी अगर ठीक होगा तो आप वहाँ 8-9 स्कोर कर सकते क्वेश्चन। पॉलिटी में लक्ष्मीकांता फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर का पोर्शन है जो काफ़ी जो है ये रहता है कि करंट अफेयर में क्या करें। तो मैंने जो किया था, मैंने कोशिश करी थी कि करंट अफेयर में कि मैं रेगुलर जो है एक तो न्यूज़पेपर को फॉलो करूं। सर का मैंने बहुत जब सर ने प्रीलिम्स बूस्टर जो है खत्म कर दिया तो मैंने प्रीलिम्स बूस्टर देखना भी छोड़ दिया। मैंने बहुत कम देखा, मतलब उसके बाद से मतलब एक वो होता है सर, आवाज़ का वो होता है, मतलब तो वो भी जो है बिल्कुल खत्म हो। लेकिन मैंने वो आपका जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो रेगुलर देखा है। तो एडिटोरियल डिस्कशंस में कभी कभी टाइम नहीं भी मिलता था तो किसी किसी दिन स्किप भी हो जाता था। तो मुझे लगता था पीछे क्या हुआ सर, आप बता रहे हैं कि ये लेक्चर में पढ़ाए थे, तो मतलब ऐसा लगता था। तो ओवरऑल ये है कि एडिटोरियल डिस्कशंस में आपका जो है मेंस का भी आपका जो है क्लियर होता जाता है, कुछ स्टैंड आता है। एक तरीके से आपने सुना होता है तो इंटरव्यूज में भी काम आता है, वो काफ़ी जो है एक तरीके से काम आता है। मेंस पे भी हम आएंगे। और एडिटोरियल डिस्कशन आप लगातार 5 साल से देख रहे थे? हाँ, मतलब बीच बीच में स्किप हुए हैं लेकिन मैंने देखे हैं, मतलब उनके वीडियोस बीच बीच में। जैसे कई बार ऐसा होता है एग्जाम आ गया या फिर बीच में कुछ एग्जाम साइकिल ऐसा होता है कई बार कि हाँ अब थोड़ा रेस्ट लेके पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हाँ, वही बात है उस टाइप में। ठीक है। और प्रीलिम का आपने बता दिया। आपने मुझे ये बताओ उज्जवल की प्रीलिम के लिए आपने नोट्स बनाए थे? हाँ, प्रीलिम्स के लिए कुछ नोट्स मैंने बनाए थे और खास करके मैंने जैसे ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छे नोट्स बना रखे हैं। मतलब अच्छे इसलिए कहूँगा क्योंकि जैसे मैंने लिखा, मैंने 9th क्लास की बुक खोली एनसीईआरटी की, तो मैंने देखा, तो मैंने जैसे देखा कि ये वाला इंडिया के पड़ोसी देश अगर पूछ रहे हैं तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर और क्या हो सकता है मैपिंग में, कि वहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, वहाँ पे 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल है। तो मैंने साथ में वो भी किया, साथ में कुछ कुछ चीज़ों के ट्रिक्स लिख लिए। जैसे कि मैं वो वाला कर रहा था जब माउंटेन कर रहा था या रिवर्स कर रहा था, रिवर्स के ओरिजिन मुझे याद नहीं होते थे तो मैंने रैंडम ट्रिक्स ढूंढे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है जो ट्रिक्स भी बनाती है, तो मैंने ये नहीं देखा कि कौन बना रहा है क्या कर रहा है। जैसे हमारे ब्लैक सी को कवर करने वाली कौन कौन सी कंट्री है, तो ऐसे रैंडमली याद नहीं रहती, लेकिन अगर आप ट्रिक से याद कर लेते हो तो आपको याद रहती है। तो मैंने इस तरीके की कोशिश करी और मैंने उसको लिख लिया। जैसे सर अगर मैं एग्जांपल दूँ एक ट्रिक का, कि अगर मुझे वेस्ट टू ईस्ट अगर सारे माउंटेन्स कवर करने हैं तो मेरे पास एक ट्रिक है कि के वोटेड फॉर एनडीए बट ईवीएम काउंटेड नोटा। बहुत ही बढ़िया। जैसे केटू हो गया, कामवेत हो गया, मतलब इस तरीके से लास्ट में नमचा बड़ुआ थे। तो वो पूरा जो एक अब पूरी सीरीज आपने याद कर ली, तो आप कोई भी अगर मैपिंग में वो पूछेंगे इधर उधर से कि वेस्ट टू ईस्ट लगाओ या ईस्ट टू वेस्ट लगाओ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और मैंने पासेज है, मतलब ये ट्रिक्स का खूब मैंने यूज किया है इसमें याद करने में। हाँ, ये सिर्फ ज्योग्राफी में, बाकी सब्जेक्ट्स में भी? बाकी सब्जेक्ट्स में मतलब आर्टिकल्स याद करने में थोड़े बहुत जो रहते हैं वो तो काफी फेमस रूल्स है तो वो तो सबको पता रहते हैं। लेकिन खास करके ज्योग्राफी में चूंकि मैपिंग याद करने में बहुत कठिनाई होती है कि कौन कौन से देश टच कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा पास है, तो ये थोड़ा सा मैंने किया इससे। और इसके अलावा मैंने ना बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पे मैंने कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे मॉनसून पढ़ने में मैंने बहुत वीडियोस देखी, बहुत रिसर्च कर दी। बहुत रिसर्च करी और उसका फायदा ही मिला। 69 में जो मॉनसून पे क्वेश्चन आया तो मुझे उसके मतलब पिछले 1-2 साल में मैंने मॉनसून छुआ भी नहीं था और वो क्वेश्चन लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। हाँ, पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर थे। और क्वेश्चन एक नहीं सर, मॉनसून पर जो क्वेश्चन आया वो 38 मार्क्स का था और उसमें 11th क्लास एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर ही पूछ लिया था। अच्छा। तो उतना लिखना आप नॉर्मली आप मेरा जो जितना भी पेज था ना, रिक्वायर्ड पेज कभी खत्म नहीं हुआ था, मतलब किसी क्वेश्चन को लिखने में उसमें कंप्लीट हो गया। मतलब लगभग 7 से 8 मैप बनाए मैंने उस क्वेश्चन पे। तो ये होता है कि जब आप कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ते हो, जब आपको पता होता है कि चलो ये कैसे साउथ वेस्ट
मानसून काम कर रहा है, या फिर आप कोरियोलिसिस फोर्स का क्या योगदान है, आपको पता है वेस्टर्न जेट क्या होता है, ईस्टर्न जेट क्या होता है, या फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या कहाँ से टर्न हो रहा है। तो आप कितना भी, अब कैसे भी रहोगे तो आप वो एग्जाम में वो आंसर फ्रेम कर लोगे। तो ये मुझे कंसेप्ट क्लियर हो तो सही कह रहे हो आप, कंसेप्ट क्लियर होना, जितने ज्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ही कम चीजें याद करने की जरूरत पड़ेगी, और जितने कम कंसेप्ट्स क्लियर होंगे फिर आपको रट्टा मारने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। 11th क्लास की एनसीईआरटी में सर जो मतलब इंडियन ज्योग्राफी की बुक है उसमें मॉनसून उतना क्लियर नहीं है, मतलब उसमें बहुत डाउट्स आते हैं, तो मुझे भी वो डाउट्स आए। वेग लाइंस है, मतलब लाइन ऐसी है कि कुछ आगे का कंटेक्स्ट नहीं है, बाद का कंटेक्स्ट नहीं है, बीच में एक रैंडम लाइन दे दी है, रैंडम लाइन दी है। तो मैंने पहले उसको बहुत रिसर्च करी, फिर मैंने उसको पढ़ा, जैसे मैंने कोशिश करी कि कहीं से तो पढूं, तो मैंने डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स देखे इसके लिए, लेकिन ओवरऑल मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और लास्टली मैंने नोट्स में लिखा उसको, लगभग 8-9 पेज के नोट्स में मॉनसून लिखा हुआ है। पूरे नोट्स मेरे मुश्किल से 25-30 पेज के होंगे, जिसमें 8-9 पेज से मॉनसून के, क्योंकि वो मुझे समझने में काफी दिक्कत हुई थी। और जब मैंने वो चीज पढ़ ली, मतलब जब वो समझ लिया, तो मुझे मतलब ऐसा हो गया कि चलो मतलब मैं कर सकता हूँ, मानसून से प्यार हो गया। हाँ, और फिर उसका फायदा भी मिला। 2 क्वेश्चन 38 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन शॉर्ट्स में भी, 3 क्वेश्चन मॉनसून के थे। प्यार से वफाई मिली, बेवफाई नहीं मिली। बहुत ही बढ़िया। तो प्रीलिम के आपने जहाँ रिक्वायर्ड थे वहां पे नोट्स बनाए, ठीक है, और प्रीलिम में जहाँ नोट्स नहीं बनाए वहां पे आपने हाईलाइट किया? हाँ, मैं काफी जगह हाईलाइट किया, और कई जगह ऑनलाइन भी पढ़ लिया, मतलब समझ। तो लास्ट टाइम में रिवाइज कैसे करते थे फिर आप? तो जैसे कोई एनसीईआरटी है हाईलाइट किया हुआ है, तो जब आप 2-3 बार पढ़ लेते हो किसी एनसीईआरटी को तो बहुत इजी हो जाता है, 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी को। ठीक है, मतलब हाईलाइट किया हो तो? हाईलाइट किया हो तो दोबारा पढ़ने के लिए तो टाइम चाहिए, लेकिन जैसे अगर नोट्स है तब तो और भी इजी हो जाता है खास करके, लेकिन हर चीज के नोट्स नहीं बना सकते। जैसे हिस्ट्री में अब ऐसा तो नहीं हर इवेंट का नोट्स बना लेंगे, तो वो बहुत ज्यादा हो तो दूसरी बुक लिख देंगे फिर। तो मैंने क्या किया कि जैसे इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशंस जो फॉर्म हुए, या कांग्रेस के सेशंस थे, ये सब नोट्स बनाए कि जो फैक्चुअल, जो अलग से पूछा जा सकता है। बाकी तो स्टोरीज बुक में ही पढ़ ली। जहाँ रिक्वायर्ड थे वहां पे नोट्स बनाए? हाँ, बहुत कम नोट्स बनाए, मतलब बिल्कुल लिमिटेड नोट्स बनाए। समझ गए। तो आमतौर पे ना बच्चों को डाउट होता है नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, तो जहां आपको जरूरत लगे ना वहां पे आप बनाइए। आपको लग रहा है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो मतलब कई सारे सोर्सेज से आप पढ़ रहे हो तो वहां पे आप बना सकते हो। आपको लगता है कि टॉपिक बहुत बड़ा है बुक में और मुझे सिर्फ कीवर्ड्स याद होने चाहिए तो उन कीवर्ड्स के नोट्स बना सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है। बच्चे देखो हाईलाइट से भी एग्जाम क्लियर करते हैं सिर्फ हाईलाइट करके, और बच्चे नोट से भी एग्जाम क्लियर करते हैं, बच्चे मिक्स भी करते हैं। जैसे उज्जवल ने तो मिक्स किया, कहीं कहीं पे हाईलाइट किया, कहीं पे नोट्स बनाए। और प्री का मुझे ये बताओ उज्जवल, आपने कितने मॉक दिए बीपीएससी के? प्रीलिम्स का मतलब ऐसे तो मतलब मुझे जहाँ तक याद है मैंने कोई मॉक नहीं दिया है। मॉक नहीं दिया आपने? ये तो बहुत हैरानी की बात हुई। मैंने कोई मॉक नहीं दिया है प्रीलिम्स का। एक्चुअल में मैंने भरोसा रखा पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे। मैंने उसी को एक तरह से मॉक समझ के उसको बार बार दिए। मैंने उसके चारों ऑप्शन एनालाइज किए हर बार, खास करके यूपीएससी के। प्री आपका स्ट्रॉन्ग था काफी। हाँ, मतलब मैंने उसको वो जो है एक तरीके से चारों ऑप्शन जब एनालाइज कर लेते हैं तो उससे क्वेश्चन फ्रेमिंग भी आपको समझ आ जाता है। समझ गया। तो देखो ये बच्चों आप ना अपने हिसाब से भी ये डिसाइड कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से कि मॉक कितने देने चाहिए। और जैसे यूपीएससी में बहुत बार डिबेट चलती है, कोई कहता है, हाँ जी आप बोलिए। एक बात बोलना चाहूंगा कि मॉक उनको जरूर देना चाहिए जिनको टाइम मैनेजमेंट का इशू। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का हो या फिर जो मिस्टेक्स ज्यादा करते हो। हाँ, ये क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं लगता था। मुझे लगता था कि 2 घंटे सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। यूपीएससी में जरूरत होती है। यूपीएससी में टाइम कम पड़ जाता है, एक ही राउंड आप करते हो और आपका टाइम खत्म हो जाता है। तो वहां पे मुझे लगा कि नहीं, वहां पे मॉक्स की जरूरत। मतलब बच्चे अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितने मॉक देने चाहिए और कितने नहीं देने चाहिए। बिल्कुल। जब देखो कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि मैं कर ले जाऊंगा जी, तो फिर उसके बाद नहीं देने चाहिए। कोई नंबर नहीं होता, 50 देने चाहिए, 10 देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए। उज्जवल ने तो दिए नहीं क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस था, मतलब पास्ट में यूपीएससी में दिए थे तो इनको कॉन्फिडेंस था मेरा कोई दिक्कत आएगी नहीं।
तो मेन कॉन्फिडेंस है, अपने आप को लगता है कि मैं निकाल ले जाऊंगा, मुझे मॉक देने की जरूरत नहीं है अब, और तब रुक जाओ। ठीक है, प्रीलिम का हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं मेंस की तरफ। मेंस का तो अभी सिलेबस चेंज हो गया बीपीएससी का, पहले ऑप्शनल क्वालिफाइंग नहीं था, अब क्वालिफाइंग हो गया। अब क्वालिफाइंग हो गया है। और क्या क्या चेंजेस आए हाल फिलहाल में मेंस के पेपर में? मेंस के पेपर में एक तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया। पहले आते थे कि आपको 8 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो वो बहुत इजी पैटर्न था और बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब उन्होंने पैटर्न चेंज किया कि आपको GS2 में 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं एक तरीके से। GS1 में भी लगभग जो आप सोच सकते हैं 10, 14, 16 क्वेश्चन लिखने होते हैं लगभग। तो 16 क्वेश्चन प्लस DI, तो वो लगभग 20 क्वेश्चन ही हो गए एक तरीके से। तो 20-20 क्वेश्चन जब आप एक तरीके से यूपीएससी का पैटर्न हो गया कि 20 क्वेश्चन आप लिख रहे हो, उसमें भी कुछ शॉर्ट है और कुछ बहुत ही लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको साम्यता बढ़ानी है। तो एक तो ये चेंज आया पैटर्न का। दूसरा जो चेंज आया पूरे पैटर्न में कि एसए का पेपर इंक्लूड हुआ, जो है ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया गया, उसकी जगह पे एसए का पेपर इंक्लूड हो गया। तो एसए के पेपर से ये हुआ कि पहले क्या होता था कि ऑप्शनल के पेपर में बिहार में नॉर्मलाइजेशन नहीं था बीपीएससी में, तो इससे जैसे पिछले सालों में देखा गया कि जो मैथ्स ऑप्शनल के थे उन्होंने 290 मार्क्स लिया है 300 में, तो उनका रिजल्ट बहुत ईजी है, फिर तो उन कैसा भी स्कोर किया GS1 GS2 में फिर फर्क नहीं पड़ता। तो एक जो है ना, मतलब एक वो होती है कि लोगों के बीच जो इक्विटी की जो बात होती है वो नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में काफी अच्छा डिसीजन लिया बीपीएससी ने, ऑप्शनल अभी क्वालिफाइंग कर दिया। हाँ, ऑप्शनल क्वालिफाइंग करके कि आपको ऑप्शनल में भी नॉलेज होना चाहिए, कम से कम 40 मार्क्स तो लाने हैं। ऑप्शनल आप छोड़ नहीं सकते, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और साथ में इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं रेगुलर क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो है आपको जो है एसए का पेपर आने से ये हुआ कि आपका ओपिनियन बेस्ड जो है आपका एग्जाम हो गया, क्योंकि जीएस के पेपर में जितने ओपिनियंस नहीं आते वहाँ लिमिटेड ओपिनियंस होते हैं, ओपिनियन आप लिमिटेड चीज़ों पे दे सकते हैं। लेकिन एसए में आपका ओपिनियन ही जो है फाइनली आप पहुंचता है कि आप क्या सोचते हो। अगर आप वुमेन के इशू पे लिख रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो, या फिर अगर आप मतलब किसी चीज पे कोई सफलता की चीज पे लिख रहे हो तो उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप किस चीज को सफलता मानते हो, किसको नहीं मानते हो। तो ये पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है ओवरऑल। तो एक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सिविल सर्वेंट के लिए पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है कि उसका ओपिनियन क्या है, क्योंकि आपको सोसाइटी में जाना है, तो जब तक आप अपना ओपिनियन खुल के नहीं बताओगे तो वो नहीं आ पाएगा। तो ये एक तरह से एज भी है, लोग इसको समझते हैं कि ये चैलेंज है। मेरे लिए हमेशा से था कि नहीं, इससे तो एक मेरा पॉजिटिव पार्ट हो सकता है कि मैं एक तो मेरा जो ऑप्शनल था यूपीएससी में हिंदी लिटरेचर था, तो हिंदी साहित्य का भी काफी बहुत फायदा मिला होगा। फायदा मिला कि मैंने पोएम्स कोट किए खूब सारे, बीच बीच में मैंने कोट्स तो नॉर्मली कोट करते ही है। एक मैंने किसी से एक्स बीपीएससी मेंबर से पूछा था कि क्या मैं मतलब हिंदी एसे में इंग्लिश कोट लिख सकता हूँ कि नहीं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि जो कोट जिस लैंग्वेज में है, हम संस्कृत के कोट लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया, मैंने इंग्लिश के कोट्स भी लिखे। कोई कोट बताइए जो आपने लिखा हो। जैसे एक था, चूंकि जो एसए का जो पेपर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। एक बिहार स्पेशल का एसए आता है जिसमें एक एसए था आगे नाथ न पीछे पगा, बिना छान के कूदे गधा। तो ये जो एसए था एक तरीके से इसका मतलब होता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और जो बिना विचारे अगर किसी काम में जाता है वो असफल हो जाता है, वो गधा है। तो इस सब्जेक्ट पे मैंने एसए लिखा। तो उसमें मैंने एक इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उनका एक कोट लिखा था कि अगर आप राइट डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन में वर्क नहीं करते हो तो आपका जो है 100% गारंटी है कि आप उसमें जो है असफल होगे। तो मैंने वो कोट लिखा, तो इससे मुझे लगा, उन्होंने मतलब फाइनेंस के में इसका एग्जांपल समझ गया। तो मैंने जैसे वो ऐसे लिखा तो मैंने पहले तो मीनिंग समझ ली, सिंपली मुझे मीनिंग समझ आ गई। मैंने उसके डिफरेंट एग्जांपल दिए, मैंने पहले हिस्ट्री से एग्जांपल दिया, मैंने एक थोड़ा हिटलर का एग्जांपल दिया कि वो जर्मनी से जो है रसिया में चला गया था। इसके अलावा मैंने
1857 का रिवोल्ट का एग्जाम्पल दिया कि वो भी जो है बिना सोच समझ के हुआ था। इसके अलावा विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया, मैंने हर क्षेत्र से एग्जाम्पल दिए। हिंदी लिटरेचर का भी यूज किया कि मैंने वो मतलब एक तरीके से आज्ञा की असाध्य बीना का एग्जाम्पल दिया कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो खुद डूब गया था सुन में। कि अगर आप खुद आत्मसंधान नहीं करते हो, अपनी इंटरनल चीजों को नहीं देखते हो, तो अब तो आप फेल हो जाओगे। इसके अलावा जो मैंने राम की शक्ति पूजा से एग्जाम्पल दिया, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने काफी मतलब मुझे सेटिस्फैक्ट्री अपना खुद का इससे काफी सेटिस्फैक्ट्री लगा इस बार। काफी मुझे लगा कि नहीं इस बार मैंने ठीक ठाक अच्छा ऐसे लिखा है। इवन जब मैंने वुमेन एक वुमेन एम्पावरमेंट पे भी एक इससे आया था कि वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिटिकल एंगल में, तो उसमें जो सोशियोलॉजी मतलब इंडियन सोसाइटी में हम पढ़ते हैं कि वुमेन्स आर नॉट बोर्न बट मेड, ये सब एग्जांपल्स मैंने कोट किए। मतलब सिर्फ मैंने पॉलिटिकल एंगल में मैंने कुछ जो नारीवादी आंदोलन है उसका एंगल भी ऐड किया। तो एक मुझे लगा कि ज़्यादातर लोग सोसाइटी वाले पार्ट से मतलब उतना इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा एज बहुत सारी डायमेंशंस डाली आपने, सही है, बहुत ही बढ़िया। और मुझे ना इंटरव्यू से पहले ना उज्जवल अपनी आंसर वो दिखा रहे थे, आंसर कॉपी दिखा रहे थे। तो एक बारी, वैसे तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप सोर्स बताना चाहो तो बच्चों को सोर्स बता सकते हो मेंस के लिए। एक तो ये है कि मेंस में बीपीएससी ने बहुत सिलेबस को डिफाइन कर रखा है, बिल्कुल टॉपिक्स दे रखे। जैसे आर्ट एंड कल्चर में उन्होंने फिक्स कर रखे कि ये 4 टॉपिक्स है, तो अगर आप उन 4 टॉपिक्स पे एक नोट्स बना लेते हैं सिंपल, तो मैंने ये किया कि जैसे मौर्य कला उन्होंने पूछा मेरे से, मॉडर्न आर्ट पूछा, तो मैंने तो बहुत ही डिटेल में पढ़ा था उसको, 36 मार्क्स, उन्होंने 7 मार्क्स का पूछा। अच्छा। तो अब मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या किया कि उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, उसी को मतलब ये करके पॉइंट वाइज लिख दिया और 2 डायग्राम भी बना दिया, एक स्तंभ बना दिया, एक स्तूपा बना दिया। तो ये मैंने किया कि मैंने मेरा सारा डेटा उसमें आ जाए। और वो जैसे संथाल रिवोल्ट का उन्होंने पूछा, तो संथाल रिवोल्ट का मैंने क्या किया, वो भी 7 मार्क्स में पूछा, तो मैंने क्या किया, सारे कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन कवर करूं। लेकिन मेरा ये कहना है, एक जो मैं पूछना चाहता था, जैसे प्री के आपने सोर्सेज बताए जी, तो जो सोर्सेज आपने प्री के लिए फॉलो किए, मेंस में क्योंकि सब्जेक्ट तो रिपीट हो रहे हैं, पॉलिटी वहाँ भी है, पॉलिटी यहाँ भी है, क्या आपने सोर्सेज चेंज किए, थोड़ा इंक्रीज किए, या फिर उन्हीं को थोड़ा अलग ढंग से यूज किया? नहीं, मेंस के लिए कुछ आपको अलग सोर्सेज की भी जरूरत है। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तो वो है आपको एक तरीके से बिहार का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो बिहार का आर्ट एंड कल्चर आप बिहार स्पेशल की कोई भी बुक लोगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा, वो आपने बना लिया। मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है ना काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां से आपको, यद्यपि कुछ जो चीजें हैं उन्होंने डिफाइन कर दी है कि वो जो है संथाल रिवोल्ट पूछेंगे या फिर वो जो है चंपारण सत्याग्रह पूछेंगे, तो इन पर जो टॉपिक्स उसमें दिए हुए उनके तो नोट्स बना ले, लेकिन जो बाकी टॉपिक्स है वो कम से कम पढ़ ले। तो क्योंकि ये नहीं पता कि वो कौन सा टॉपिक पूछेंगे इसके अलावा भी। और तो ये हो गया, इसके लिए स्पेक्ट्रम मैंने मेनली फॉलो किया। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स जो मैगजीन हम फॉलो करते हैं, या फिर जो हम डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए या फिर एडिटोरियल डिस्कशंस हो गए, उससे हो जा रहा था। उसके लिए मैंने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, खास करके मैंने इम्पोर्टेंट कैसे चूज किया इसका भी है कि मैंने देखा कि जो सनसेट टीवी पे कौन कौन से टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये सब टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है तभी ये आ रहे हैं न्यूज में, तो मैंने उन टॉपिक्स को लिखा सिर्फ, मतलब मैंने वहाँ से नोट्स नहीं कॉपी किए, मैंने फिर उनके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ढूंढे कि मैं कहाँ से कर सकता हूँ। कुछ पता ही थे तो पहले से वहाँ से नोट्स बनाए। तो कम से कम ऐसा नहीं है कि हम सारे नोट्स बना लेंगे, कम से कम, लेकिन प्रीलिम्स से पहले मेरे पास कम से कम 50 टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है, 100 टॉपिक्स इम्पोर्टेंट, उसके तो नोट्स होने चाहिए कि अगर मेंस से पहले कि अगर वो क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट, तो जैसे 67 बीपीएससी में मैंने सिर्फ 20 टॉपिक के नोट बनाए और सारे क्वेश्चन उन्हीं 20 टॉपिक्स में, तो मुझे बहुत अच्छा एज मिला था। तो मुझे लगा कि नहीं, जो फेमस टॉपिक है जैसे G20 वो आना ही है,
इतना फेमस हो गया कि इंडिया में जब G20 हो रहा है तो क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, हाँ, इतना कुछ हो गया, कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेंगे। पूछ ही लेंगे। तो वो एक तरीके से हो गया, तो ये हो गया। इसके अलावा स्टैट्स में चूंकि मेरी मैथ अच्छी थी, वो अलग बात है, 67 में मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन, हाँ। लेकिन मैथ मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है पहले से, तो उस पर मैंने सिर्फ PYQ किए। स्टैट्स के सिर्फ PYQ? PYQ के क्वेश्चंस के लिए आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप PYQ कर ले, लेकिन जैसे जो बेसिक्स है, जैसे उसमें पूछते हैं परसेंटेज कि y का x% कितना होगा, तो आप बेसिक्स कर ले। अगर आपको नहीं मैथ आती है, आपको मैथ नहीं समझ आता, तो आप बेसिक्स कर ले, परसेंटेज कर ले, अच्छा। ये कर ले, रेशियो कर ले, ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसको अगर आप कर लेंगे, आप क्वेश्चंस को देखें कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि डेटा तो आप निकाल ही लेंगे टेबल से। सही कह रहे हो। तो डेटा निकालना इजी है, बस वो जो है वो चीज़ों को कर लेंगे। इसके बाद GS2 की बात करें, GS2 बहुत डायनेमिक हो गया। जैसे मैं आपको सिर्फ बता भी रहा था ये कि जब मैंने 68 का पेपर दिया था इससे पहले वाले अटेम्प्ट में, तो मैंने पहला क्वेश्चन अपने पॉलिटी में देखा डायनेमिक सेक्युलरिज्म का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये UPSC में पढ़ते थे यहाँ पर तो आशा भी नहीं थी कि आप पूछेंगे, लेकिन मुझे जब बाद में सर 8 नंबर के शॉर्ट्स में मुझे 6 नंबर मिले उसमें, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। तो किसी को मैंने नहीं देखा कि 6 नंबर शॉर्ट्स में मिलते हैं। तो मेरा वो मतलब एक तरह से था कि अगर आप अच्छा लिखो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सही कह रहे हैं। इसके अलावा मतलब पॉलिटी में है कि आप 15-20 चैप्टर रेगुलर रिपीट होते हैं मेंस में, जैसे आपका हो गया पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। तो आपने मेंस में थीम्स आइडेंटिफाई कर ली कि इन थीम से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अब थोड़ा डायनामिक पूछने लगे हैं, तो डायनामिक ढंग से प्रिपेयर करके जाओ, लेकिन उन थीम्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो जिन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। हाँ, मैंने 2 चीज इसमें कवर करी, एक तो जो PYQ में जो पूछे गए थे और दूसरा जो करंट न्यूज में, ये 2 थीम मैंने आइडेंटिफाई करी और उनके नोट्स बनाए, उनके प्रॉपर नोट्स बना लिए कि जैसे PYQ में प्रेसिडेंट के बारे में अगर 3 डायमेंशन पूछी गई है, तो मैंने 3 डायमेंशन आइडेंटिफाई किए, तीनों के नोट्स लिख लिए, बाकी मैंने सिर्फ पढ़ लिए कि अगर आएगा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन जो पहले से आया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैंने किया। और काफी क्वेश्चन बिहार में ऐसा पैटर्न देखा जाता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं रिपीट में। और इसके अलावा पॉलिटी के अलावा जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमी जो एक ही सेक्शन में आता है दोनों, वो भी करंट रिलेटेड रहता है काफी। जैसे करंट में अगर कुछ चीजें हो रही है तो उसमें जैसे लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी तो उन्होंने पूछ लिया था, तो वो चीजें हैं। तो ज्योग्राफी को आप ऑलरेडी NCERT से कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी आप 6-7 चैप्टर्स हैं मेनली, उन्होंने लगभग सारे चैप्टर्स टच कर ही दिए थे। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, कि इंडिया के जो एक तरह से जो फिजिकल डिवीजन है उसको बताते हुए ये बताइए बिहार किस पार्ट में पड़ता है। तो एक तरह से मैंने उसको क्या किया कि इंडिया का डिवीजन जो 6 पार्ट में वो करा, जो NCERT की मैप है वो वाला बना दिया। इसके अलावा मैंने फिर दिखाया कि बिहार जो है मुख्यतः जो है 3 पार्ट में पड़ता है, एक तो मैदान है और थोड़ा पहाड़ पठार तीनों है, तो वो वाला पार्ट मैंने मार्क कर दिया। तो 2 मैप बनाए, एक बिहार इंडिया का और एक बिहार का। तो मुझे ऐसा लगा कि टू द पॉइंट आपको जो है ज्यादा बात करनी चाहिए। पहले ऐसा बोलते थे कि पेज भरना है, बिहार है तो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अब आपको टू द पॉइंट लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। और एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं ज्यादा लिखने से ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ कि मैं टू द पॉइंट लिखूं। मुझे एक बात तो उज्जवल, आपकी आंसर राइटिंग इतनी बढ़िया है, तो बहुत सारे बच्चों को आंसर राइटिंग से डर लगता है, तो आपने कैसे आंसर राइटिंग इतनी अच्छी की, और बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? मैंने पहले आंसर राइटिंग पे ये देखा, स्टार्टिंग में मैं क्या करता था कि जैसे हिंदी का कोई आर्टिकल आया तो मैं रीराइट करके देखता था उसको कि मैं कैसा इस टॉपिक पे कैसा लिख सकता हूँ। तो मैंने वो स्टार्टिंग में ये खूब किया। बाद में मैंने जो UPSC के PYQ थे, खास करके इस एग्जाम के लिए भी मैंने पॉलिटी के लिए क्या किया, UPSC के सारे PYQ लिखे कि BPSC का तो PYQ है ही, साथ में यूपी, चूंकि दोनों का पैटर्न लगभग सेम ही है, क्वेश्चंस एक ही जैसे आ रहे हैं, तो UPSC के PYQ लिखे। और UPSC में आपका जो है एक तरह से वर्ड लिमिटेशन भी होती है, तो वहाँ लिमिटेशन में कोई चीज लिखना काफी टफ होता है कि आप लिमिट में अपने नॉलेज को उतना कर पा रहे हो। तो ये भी काफी एक अच्छा फैक्टर रहा कि मैं शॉर्ट्स में मैं ठीक से लिख पाया। तो जब मैंने PYQ लिखे तो जैसे 3
स्टेजेस में होते हैं कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखते हो, फिर मेन बॉडी, और फिर बाद में कंक्लूजन लिखते हो। तो इंट्रो में मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि क्वेश्चन से लिंक करते हुए इंट्रो देंगे हमेशा, कि मैंने कोशिश नहीं की कुछ भी अलग करने की। मैंने बस एक सिंपल सा इंट्रो हमेशा सोचा कि हाँ, एक सिंपल, जैसे मुझे अगर EWS रिजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं सिंपल सा लिखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में EWS रिजर्वेशन पर एक केस के संबंध में ये फैसला सुना है। तो एक सिंपल सा लिखूंगा, मतलब मैं कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो अगर आप सिंपल सा 1 से 2 लाइन, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, आंसर्स में फ्लो अच्छा है, लेकिन प्रेजेंटेशन, डेटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, जहां मौका लगे वहां पे डायग्राम आप दे रहे हो, और कई बार जैसे टाइप्स दिखाने हो तो क्लासिफिकेशन अच्छे से दे रहे हो, और कुछ चीज़ें मैंने देखी फ्लो चार्ट में भी आपने दिखाई हैं, प्रोसेस दिखानी है तो थोड़ा फ्लो चार्ट में दिखा दिया। हाँ, जैसे मैंने बहुत पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे मैंने एनवायरमेंटल एक कर्व पढ़ा था साइमन कुजनेट का, बहुत पहले, कि जब आप टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हो तो आपका एनवायरनमेंट पहले थोड़ा सा डिग्रेड होता है, फिर जाके वो कांस्टेंट हो जाता है कर्व। तो वो मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, लेकिन मुझे यहाँ पे लगा कि टेक्नोलॉजी पे एक सवाल था कि टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित करती है। तो मैंने उसको एनवायरनमेंट से जोड़ते हुए वो वाला जो है कर्व बना दिया। तो अगर आप लिंकअप, मतलब अगर ठीक से कर सकते हो तो आप आंसर को लिंक कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक कोविड पर था क्वेश्चन की, कोविड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी करो, तो वी शेप कर्व हम पढ़ते रहते हैं हमेशा कि वी शेप कर्व है, कि वी शेप कर्व में हम आपने बना ही दिया तो मैंने बना दिया वो, कि आप जो है कि अगर आप कोविड पीरियड में हमारा जो इकोनॉमी नीचे जाएगी, वी शेप कर्व क्या होता है, कोविड में इकोनॉमी जैसे नीचे जाती है, एकदम से सारी एक्टिविटीज ठप हो जाती है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो इकोनॉमी फिर से बाउंस बैक करती है। लेकिन मुझे उज्जवल एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे ना, मतलब मेरे से मिलते हैं, मेल भी आते हैं, उनके अंदर ना बहुत बड़ा फियर होता है आंसर राइटिंग का, और मुझे दुख इस बात का होता है उन्होंने ट्राई भी नहीं किया है, लेकिन डर बैठ गया आंसर राइटिंग का कि हाँ भाई सर आंसर राइटिंग बहुत मुश्किल है। आंसर राइटिंग क्या है, कुछ नहीं, जैसे हम 10th 12th में लिखते हैं सिंपली, हाँ, बस उसी को थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, बस वही है। सबसे जरूरी बात है कि डर को अगर दूर भगाना तो पहले लिखना पड़ेगा, कि जब आप पहली बार जब आप लिखोगे तो हो सकता है वो आंसर 30 मिनट में आप लिखो। हाँ, सही 10 बात है। मिनट का आंसर मेरे साथ खुद ही हुआ है कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ नए बार में तो वो 25-30 मिनट लग जाता है, फिर लगता है कि नहीं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप 5-6 क्वेश्चन जब आप लिख लेते हो तो फिर आपका फ्लो बन जाता है एक तरह से। आप सिंपली कुछ नहीं करो, आप क्वेश्चन है सिंपली, अगर मान लीजिए क्रिटिकली एनालाइज करना है किसी क्वेश्चन को, तो आपने एक सिंपल सा इंट्रो लिखा, उसके पक्ष में 2-4 बातें लिखी, विपक्ष में 2-4 बातें लिखी, और आपने एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दिया, मतलब आपने कुछ नहीं किया। तो जैसे मैंने कुछ आंसर्स देखे थे किसी किसी के, तो उन्होंने जैसे EWS आरक्षण पे जो क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने साफ ही सुप्रीम कोर्ट की जो लीगलिटी थी उस पे सवाल उठा दिए थे कि सही नहीं है, बैलेंस नहीं था। तो बैलेंस नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो है ना बैलेंस व्यू होना चाहिए, कि बैलेंस व्यू अगर है तो काफी अच्छा है। समझ गया। तो मेन बात यही है कि जो बिगनर्स हैं, आप लिखो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप चाहे कितने ही लोगों से पूछ लो कि हाँ आंसर राइटिंग के लिए क्या करें, सब अलग अलग राय देंगे, लेकिन सॉल्यूशन किसी और के पास नहीं है, सॉल्यूशन आप ही के पास में है, लिखना पड़ेगा पहले तो। हाँ, लिखेंगे, आपसे गलतियां होंगी, आप किसी से एवेल्युएट करा ले कि हाँ कैसा लिख रहा हूँ मैं, और धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं यूपीएससी के, जो बीपीएससी टॉपर्स के भी। और उज्जवल भाई एक बात मैं बोलूं आपको कि अगर हम डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, आज जो मैं आंसर लिखूंगा ना, 15 दिनों बाद जो मैं आंसर लिखूंगा ना, मैं खुद ही अपने पुराने 15 दिन पुराने आंसर को देखूंगा ना, तो मुझे लगेगा अरे यार ये मैंने क्या लिख दिया, इतना घटिया लिखा था मैंने उस समय। मेन तो वैसे तो ठीक है, इवेल्युएटर तो बढ़िया हेल्प करते हैं, टॉपर की कॉपीज से भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रोसेस जैसे इवोल्व होती है, एक महीने अपने पुराने आंसर को आप देखोगे ना, तो आप ही को लगेगा कि यार मैं तो बहुत अच्छा लिख सकता था उस टाइम पे, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा। बिल्कुल, ये ऐसा होता है कि जब जो इवॉल्व करते हैं, हमारा जो आंसर राइटिंग का प्रोसेस वो धीरे धीरे होगा। कोई ऐसा अचानक से तो आप बहुत अच्छा नहीं लिख पाओगे, लेकिन हाँ ये हो जाएगा कि अगर आप रेगुलर लिखो तो आप सब अच्छा कर पाओगे। अब 2-3 क्वेश्चन लास्ट में रह गए। एक रहे रिवीजन का,
रिवीजन आपने कैसे की, चाहे प्री की हो या मेंस की हो? सबसे पहले तो मैंने हमेशा जो है ना अपना सोर्स को फिक्स कर लिया कि यही सोर्स मुझे करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बार बार वही पढ़ना है। बार बार जो मल्टीपल रिविजन्स आप करते हो तो कम से कम एक क्लियरिटी होती है क्वेश्चन को देखते कि आपको नहीं आता, और ये क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। सही बात बोली आप। दिमाग नहीं लगाना, ये मैंने नहीं पढ़ रखा भाई। नहीं पढ़ रखा है, लेकिन आप बहुत कुछ पढ़ते हो तो फिर आप कंफ्यूज भी होते हो, एग्जाम में स्ट्रेस भी आता है। तो लेकिन इसमें ना एक छोटा सा वो है, कई बार देखो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं थोड़े इंटरलिंकिंग से सोल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। यूपीएससी में ऐसे हाँ, क्वेश्चन ऐसे होते हैं होते हैं सर। कि आपने जितना पढ़ा है ना उसके बेस पे आप थोड़ा इंटरलिंक करते हो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हो तो निकल जाता है। हाँ। लेकिन आमतौर पे कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं बहुत ही ज्यादा रैंडम होते हैं। अब हिस्ट्री में कोई टर्म पूछ ली, अब पता है भाई ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने बहुत बार एक ही सोर्स था मेरा और उससे मैंने बहुत बार रिवीजन किया, तो मुझे पता है ये टर्म मेरी कहीं नहीं आई। हाँ नहीं, मैं सर सिर्फ रिवीजन का बता रहा हूँ, पढ़ने का तो बहुत बड़ा वाइड एरिया है। हाँ, बिल्कुल हाँ। पढ़ने के टाइम पे तो हम कर ही सकते हैं। मैं मतलब रिवीजन के लिए मैंने ये यूज किया है कि मुझे इतने ही सोर्स का रिवीजन करना है, बार बार करना है, और इतने सोर्स से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे से नहीं छूटेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था, इतना मतलब ये कर लिया। मेंस में भी मैंने जो रिवीजन किया, मेनली अपने नोट्स को ही। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, कुछ तो आपको याद करना ही मिक्स पड़ेगा। कॉम्बिनेशन चलता है, कॉम्बिनेशन कंसेप्ट्स प्लस फैक्ट्स। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको करने पड़ेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा फैक्ट आप याद करेंगे तो आप एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये बात मैंने देखी है कि मैंने पहली बार में मैंने बहुत फैक्ट याद किए थे 67 जब दे रहा था। मुझे इकोनॉमिक सर्वे का कोई फैक्ट वहाँ एग्जाम में याद नहीं आ रहा था। सही बात यही है। कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। हाँ, लेकिन ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म में कोई चीज पढ़ते हो, आप जो कॉन्सेप्ट बना के आते हो, तो एग्जाम में आप जो है उसको डिलीवर भी कर पाते हो। और रिवीजन का आपने बता दिया। अच्छा, रिवीजन में आप कुछ कई बार ना इनोवेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे स्टिकी नोट्स लगा दिए, मोबाइल में फोटो ले लिए चीजें याद करने के लिए, ऐसा कुछ आप करते थे? मतलब ऐसी चीज जो बार बार आप भूल रहे हो, तो उनको फिर याद करने के लिए क्या करते थे? मेरा यही है सर, मुझे मतलब जो फैक्ट्स मुझे याद नहीं होते, मुझे उसे लिखना पसंद है। अच्छा, लिख के आप याद करते थे? हाँ, मैं बार बार लिखता था उसको, कि जितने बार मैं नोट्स बनाऊंगा वो खुद ब खुद मुझे नहीं याद रहेंगे, मेरे हाथों को याद रहेंगे। ये सही बात है। हाँ, तो ये है कि मतलब लिख लिख के भी कोशिश करी है काफी ज्यादा, और याद भी करा है कुछ कुछ फैक्ट्स। और जैसे करंट अफेयर पहले तो वन लाइनर आते थे तो याद ही करने पड़ते थे, और अब तो ठीक है, एनालिटिकल कुछ पूछते हैं तो आपने जो साल भर में करंट अफेयर पढ़ा है उसका काफी रोल है। समझ गया। मल्टीपल टाइम रिवीजन, जो याद नहीं हो रहा वो लिख के याद करना, जहाँ जितना ज़्यादा पॉसिबल हो कंसेप्ट्स बनाना, तो ये चीज़ें हैं। अब एक बात आती है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए आपने स्पेशल क्या किया? आपने शायद पीडब्ल्यू ओनली का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था। हाँ, ये बात है कि मतलब मैंने सबसे पहले मॉक देने से पहले मैंने सोचा कि मैंने पहले खुद को प्रिपेयर कर लूँ। तो मैंने अपने इंटरव्यू को 8-10 पार्ट में डिवाइड किया। मेरे पास पूरे मतलब मैंने नोट्स बनाए प्रॉपर। अच्छा। तो उसमें मैंने सबसे पहले लिखा कि मेरी जो है पर्सनालिटी कैसी है, तो उसमें मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, मेरा इन आउट कैसा होगा, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा मेरा आई कांटेक्ट कैसा रहना चाहिए उसके। मतलब आपने खुद की पर्सनैलिटी से संबंधित खुद का एक प्रकार से स्वोट एनालिसिस किया। हाँ। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, हर एक एस्पेक्ट को। जैसे कि मैं जेब में हाथ रख के तो नहीं चला जाऊंगा, ये सब मैंने लिखे प्रॉपर कि मुझे याद रहे। और मतलब ये मैंने शुरुआत में जब आपने नोट्स बनाई तो क्या कमियां आपको निकली, लगा कि यार यहाँ तो मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा? एक तो मुझे लगा कि मेरा स्टार्टिंग में कि मेरा हैंड गेस्चर बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा ऐसे करते थे। हाँ, तो मैंने उसको पहले कम किया। लेकिन आज तो आपका हैंड गेस्चर बहुत बढ़िया है। हाँ, तो हाँ, वही मैंने धीरे धीरे कोशिश करी कि दूसरा कि मैं काम रहूं, मतलब पूरे इंटरव्यू के दौरान चाहे कितना भी वो प्रेशराइज करे, मैं मतलब उनको कम से कम काम दिखूं, मतलब ये नहीं लगे कि टेंस्ड है या कुछ है। ये हमेशा रहा है कि ना उसको कंट्रोल करना सीखा। हाँ। और इसके अलावा मैंने ड्रेसिंग सेंस के अलावा मैंने इस पे बात करी, मतलब देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स पूछे। तो मेरे पास एक आइडिया था लोगों के इंटरव्यूज को देख के कि
आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, आपसे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जब ऑप्शनल आप लिखते हो तो पूरा ऑप्शनल आपको प्रिपेयर करना है। तो फिर मैंने उसको अलग एक पार्ट बनाया कि इसको प्रिपेयर करना है। फिर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत वेरिएशन है एक्चुअल में। तो मैकेनिकल भी आप रिवाइज करके गए? मैकेनिकल रिवाइज किया और क्वेश्चंस के आंसर भी किए। ये बहुत दिक्कत आती है। जब मैंने भी यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था ना, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था। अब होता क्या है, यूपीएससी की तैयारी करते करते ना ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से टच नहीं रहता। अब दोबारा उसी ये इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना, ये सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उस समय। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वही मैंने क्या किया, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए। जैसे कि मुझे अगर कोई चीज़ पढ़नी है, पंप के बारे में पढ़ना है, तो 15 मिनट में किसने पढ़ाया है, कि मुझे कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट। उन्होंने जैसे वहाँ पे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, काफी वो डिटेल में पूछे, इतने डिटेल में गए? हाँ, वो काफी डिटेल में। 67th के इंटरव्यू में तो उन्होंने पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के काफी एस्पेक्ट्स पूछे थे। मतलब काफी डिटेल में उन्होंने मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा था। अच्छा, आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ये बोल देते हैं कि सर या मैम जो भी हैं, काफ़ी समय हो गया ग्रेजुएशन से पास आउट हुए, तो अभी वो कंसेप्ट याद नहीं है। तो काफ़ी बार कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल देते हैं। आमतौर पे देखो, पढ़ के जाना ही चाहिए सारा कोर्स। और तो फिर फाइनली इंटरव्यू वाला दिन आया। कैसा हुआ इंटरव्यू फिर इस बार? इस बार का जो इंटरव्यू था, मेरा बोर्ड था यशपति मिश्रा सर का। और लगभग इससे पहले जो दोनों इंटरव्यू दिए थे, दोनों लास्ट पे हुए थे। तो इस बार लेकिन बीच में हुआ 5-6 पे। और मेरे से पहले जिसने इंटरव्यू दिया था वो एकदम मुंह लटका के आया। मेरा तो और भी ये हो गया, क्योंकि मैंने यशपति मिश्रा के बारे में ये सुना था, वो रिएक्ट ही नहीं करते। अच्छा। मतलब वो इवन पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। ये है कि वो एक्सप्रेशन ही नहीं देते। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार। तो जैसे सामने वाला आपसे बात कर रहे हैं और आप क्वेश्चन दे रहे हो, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो कोई रिएक्शन नहीं आता ना, तो डर लग जाता है कि शायद पसंद नहीं आया इनको आंसर। वही बात है, या इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे तुमसे क्या पूछा। उन्होंने बोला कि जाते ही पूछ रहे वीर रस की कविता सुनाओ, हिंदी लिटरेचर का ही था। मैंने बोला ये तो अपॉर्चुनिटी थी, आप सुना सकते थे। तो मैंने सोचा कि चलिए। ये आपने बिल्कुल सही बोला है। जब भी ऐसा कुछ गाना है, कविता है और ये सब चीजें सुनाने के लिए बोर्ड बोलता है ना, तो वो इम्प्रेस करने का एक बहुत जबरदस्त मौका होता है। हाँ, तो वो तो मतलब पता नहीं क्यों नहीं सुना पाया। जो हिंदी साहित्य के लोगों को तो आना ही चाहिए, कोई भी वीर रस की कविता, ठीक है। और नर्वसनेस हो जाती है। हाँ, तो मैं जैसे ही घुसा, मेरे से पहला क्वेश्चन हिंदी लिटरेचर से था। तो मुझे मतलब ये लग गया कि जो है बाहर वाले का इम्पैक्ट चल रहा है अभी भी। तो उन्होंने जैसे घुसते ही पूछा संस्कृति, आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखे? हाँ। मैंने बोला रामधारी सिद्धिनकर। तो उन्होंने एक पॉजिटिव, पहले क्वेश्चन पे उनको समझ आ गया कि हिंदी लिटरेचर में रेडी है। उनको समझ आ गया कि बस आता है इसको। पूछा कि अभी कहाँ पोस्टेड हो। उस पे मैं प्रिपेयर था SC/ST एक्ट के बारे में। काफी डिपार्टमेंट पे चूंकि प्रैक्टिकली भी काफी काम किया है, तो वो एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं थी। प्रैक्टिकली इतना काम कर लिया था कि वो एक्ट अच्छे से समझ में आ गया था। तो जब उन्होंने पूछा, जैसे कुछ मेरे उसमें काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो काफी रिस्की थे, जिसके आप गलत जवाब दें या फिर कुछ ऐसा बोल दे तो आपका इंटरव्यू पूरा खराब हो सकता है। जैसे उन्होंने रिजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछा। रिजर्वेशन जैसे इशू को उठाया कि सबसे पहले आप बताइए कि अगर हम सारे SC/STs की जो शादी, अगर वुमेन जो SC/ST वुमेन है उनकी शादी अगर ब्राह्मणों के साथ करा दे, तो हम लोगों को रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। आपकी भी सहमति होगी? मेरे से ऐसे पूछा। मैंने बोला नहीं सर, मेरी सहमति इसमें नहीं है। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या दिक्कत है? तो मैंने बोला कि सर ऐसे तो मैरिज सिस्टम अगर ऐसा रहता तो इंटरकास्ट मैरिज सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज के बाद भी वुमेन्स की सिचुएशन अच्छी नहीं रहती। हो सकता है कि तो मैरिज सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें रिजर्वेशन तब तक कंटिन्यू करना चाहिए जो उसका बेसिक फैक्टर है, जो उसका जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जो है, एक तरह से शैक्षणिक पिछड़ापन जो है, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन जो है, एक तरह से वो जब तक लेवल में नहीं आता तो उन्होंने बोला तो किस तरह की बात कर रहे हो? मैंने बोला सर इक्वलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्विटी की बात कर रहा हूँ।
तो वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस भी हुआ, थोड़ा वो उनको अच्छा लगा। इसके अलावा उन्होंने फिर पूछा कि SC/ST एक्ट है, आप तो DYSP बनने की कोशिश मतलब वो में लगे हुए हो और आप वेलफेयर ऑफिसर हो, तो फेंक कैसे जाएंगे, फेंक कैसे जाते भी हो, आप कैसे हैंडल करोगे, तो आप मुआवजा नहीं दोगे। मैंने बोला कि सर ये लिखा हुआ है कि केस कैसा भी हो वो जब तक प्रूव नहीं होता तब तक उसको मुआवजा मिलेगा, तो फेक केसेस वाले को मुआवजा दे दोगे। मैंने बोला सर सारी चीज़ें जो होती है वो जो है एक्ट के हिसाब से होती है। हम मतलब मैंने ये बोला कि हम वो बॉडी नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि ये केस फेक है कि नहीं। ये प्रूव करना पुलिस का काम है। पुलिस जब उस पर देखेगी, फिर चार्जशीट देखेगी, तब प्रूव होगा कि वो केस फेक है, फिर वो चीज उस हिसाब से होगी। तो ये दोनों बॉडी का मैंने सेपरेट काम समझाया उनको कि मतलब ये दोनों बॉडी सेपरेट है और ये हमारा काम नहीं है। तो उन्होंने फिर ठीक एग्री करा। फिर इंडिया बांग्लादेश इशूज पे काफ़ी बात हुई, काफ़ी डिटेल में। जो यशपति मिश्रा सर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इंडिया बांग्लादेश इशू शुरू होते ही बताइए ये रिएक्शंस आए उनके बारे में, बहुत आवामी लीग के बारे में जानते हैं क्या, या फिर मुजीबुर रहमान का मर्डर किसने कराया, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के बारे में बताइए, भारत को खतरा है क्या। मैं भाई एक बात बोलो कि कई बार यूपीएससी के इंटरव्यू इतने डीप में नहीं होते। यूपीएससी के इंटरव्यू कई बार सच में बहुत सिंपल होते हैं, आपका इंटरव्यू तो बहुत डीप में चले गए। हाँ, तो मैंने जैसे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पे बार बार वो जोर डाल रहे थे कि ये तो हमारे लिए खतरा है। मैंने बोला सर खतरा तब होगा जब वो थोड़ा टेररिज्म के रूप में होगा। वो एक्सट्रीमिज्म अगर कोई बाहर में कर रहा है दूसरी कंट्री में तो उसे हमें दिक्कत नहीं है। बोले हमारे पड़ोस में हो रहा है। मैंने बोला कि हमारे पड़ोस में सर पाकिस्तान भी है, तो लेकिन हम लोगों ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे काम किया हुआ है। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है। मैच्योरिटी से आंसर दिया आपने। हाँ, मतलब मार्क्स कितने आए इंटरव्यू में? अभी मार्क्स सर पता नहीं चले। अच्छा, अभी पता नहीं लगी, लेकिन जैसा जिस हिसाब से 1 रैंक आई है मुझे लग रहा है 90+ ही दिया होगा। हाँ बिल्कुल आया। मैं भी अभी श्योर नहीं कह सकता सर। आएंगे मार्क्स, आएंगे तो एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। जी। और अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहली बार किसी हिंदी एस्पायरेंट ने टॉप किया है बीपीएससी में, है ना? जी सर। पहली बार ऐसा हुआ है। तो देखो हिंदी एस्पायरेंट्स तो सच में बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कई बार ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हाथ लगता है कि हिंदी से टॉपर्स क्यों नहीं आते। चलो यूपीएससी की बात हम बाद में अलग से करेंगे, फिर भी देखो आप हिंदी माध्यम से हैं और आपने बीपीएससी में टॉप किया है। तो आप मुझे बताइए कि हिंदी माध्यम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और जो हिंदी एस्पायरेंट्स हैं उनको क्या बोलना आप चाहोगे? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पहले आज से 5 साल पहले बात करते ही तो ये बात जो है सही में ट्रू थी, क्योंकि इसके कारण थे। हिंदी में कंटेंट की कमी थी, जो क्वालिटी कंटेंट था वो हिंदी में अवेलेबल नहीं था। तो कुछ भी आप पढ़ो, आप इंग्लिश की जो मैगजीन्स पढ़ रहे हो या इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें थी। जो क्वालिटी कंटेंट आपको जो लैंग्वेज थी वो उस तरीके से नहीं थी। लेकिन अभी जो है काफ़ी अच्छा जो है जैसे सर जैसे उड़ान 500 की जो मैगजीन आई थी वो मतलब मैंने पढ़ी हुई है, तो वो काफ़ी अच्छी, वो क्वालिटी कंटेंट एक तरीके से कहा जा सकता है कि हिंदी मीडियम में है। तो उड़ान 500 बच्चों को बता देता हूँ मैं। वैसे उड़ान 500 यूपीएससी के लिए है, बीपीएससी के लिए अलग से आई थी शायद, है ना? नहीं सर, मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ी। अच्छा, आपने यूपीएससी के लिए पढ़ी थी। बीपीएससी के लिए अलग से है। वैसे उड़ान 500 यूपीएससी के लिए है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बात देखो उज्जवल ने बिल्कुल सही बोली है। आज के समय में रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है, हिंदी वालों के लिए रिसोर्सेज आज के समय में बहुत हैं। लेकिन अभी भी ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस होता है, रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि यार देखो इनजस्टिस करते रह जाएंगे तो ये काइंड ऑफ एक्सक्यूज हो जाएगा। आप बोलिए उज्जवल। तो जैसे बीपीएससी में तो मुझे ये लगा कि जैसे मुझे भी कहा गया कि इंजीनियरिंग करिए तो आपने मतलब आप इंग्लिश मीडियम लीजिए, आपको एज रहेगा हमेशा कि हिंदी मीडियम से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आप टॉप 10 लिस्ट में या टॉप 20 लिस्ट में नहीं आ सकते। तो मतलब मेरा हमेशा से था कि नहीं, मैं किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, मैं मेरी भाषा किस लैंग्वेज में ज़्यादा इफेक्टिव है, मेरी लेखन शैली किस में जो है अच्छी है।
तो मैंने वो देख के मैंने हिंदी माध्यम चूज किया। मैंने मतलब दूसरों की बातें सुनी तो, बट मुझे अपने आप पे भरोसा था कि मैं हिंदी में जितना अच्छा लिख सकता हूँ इंग्लिश में नहीं लिख सकता हूँ। सबकी अपनी भाषा होती है, सबका एक बैकग्राउंड है। हो सकता है कि कोई इंग्लिश में इतना अच्छा लिख पाए जैसा वो हिंदी में नहीं लिख पाए, तो वो उसके लिए इंग्लिश मीडियम अच्छा है। तो ये ओवरऑल मीडियम डिपेंड करता है खुद पे कि हमारा जो है पॉजिटिव पॉइंट क्या है। मतलब अगर आप अपना पॉजिटिव पॉइंट जानते हैं तो फिर दुनिया से बात करने से कोई मतलब नहीं है। आप जो है लैंग्वेज वही रखिए। और हमेशा हम लोग बात करते थे, मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग जो सर्कल में, या कि हिंदी मीडियम से क्यों नहीं आते हैं, खास करके यूपीएससी में। तो वहाँ पे भी मैंने सर एक एनालिसिस किया कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो यूपीएससी का, इसके बाद मैंने रेशियो देखा। तो इसके बाद अगर आप हिंदी मीडियम के रिजल्ट का रेशियो देखें, प्रीलिम्स टू फाइनल रिजल्ट, वो इंग्लिश वालों से भी अच्छा है, वो इंग्लिश से अच्छा है। और मैंने एक चीज और देखी, हिंदी वालों की आंसर राइटिंग ज्यादा अच्छी होती है। ये बात आप मानोगे? हाँ, मतलब कुछ पोर्शंस में तो सर ये है कि प्रीलिम क्लियर करने में ज्यादा दिक्कत आती है हिंदी वालों को, थोड़ा सीसेट में दिक्कत आती है, और ऐसे हिंदी वालों का ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, ऐसे में है एज, खास करके जो हिंदी लिटरेचर वाले हैं उनका इससे काफी अच्छा रहा है। और ये है कि मैं तो यही कहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि जो आप जिस मीडियम में जितने अगर कंफर्टेबल है उसी मीडियम में एग्जाम दे, और ये इंश्योर करे कि आप अपनी लेखन क्षमता को और प्रभावशाली बने। सर जैसे मैं हिंदी मीडियम तो ले लिया, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं हिंदी न्यूज़पेपर्स के कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश में हम प्रॉपर वोकैब फॉलो करते हैं, और वोकैब जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें कोई वोकैब है तो उसको देखते हैं, हिंदी में हम ये नहीं करते हैं। तो हिंदी में मैंने इम्पॉर्टेंट वोकैब को एक तरह से कवर किया, और उसको मैंने कोशिश किया कि मेरी प्रैक्टिस में आए। तो समझ गया। तो अपनी भाषा को अगर आप अच्छा मतलब हिंदी में भी आपने अच्छे वर्ड्स आप आंसर राइटिंग में लेके आए, अच्छे कीवर्ड्स। जी, तो मैंने ये कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वर्ड अगर आप लेके आते हैं तो आपकी भाषा भी मतलब इंग्लिश जैसी क्रिप्स हो सकती है और इंग्लिश जैसी प्रभावशाली हो सकती है। लोग जब वो पढ़ेंगे तो उनको भी मन में लगेगा कि नहीं, एक अच्छी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं। तो जिनको डर लगता है, जो हिंदी वाले हैं जिनको आज भी डर लगता है, और जो यूं बोलते हैं कि हिंदी से रैंक नहीं आती, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है कि टॉप रैंक आई है, और एक दो नहीं, और भी मैं जानता हूँ रैंक 15, रैंक 20, रैंक 13 सब हिंदी मीडियम के हैं। तो और भी होंगे, मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे 4 दोस्तों के बारे में पता है। तो उन लोगों की अगर रैंक आई है हिंदी मीडियम से तो आपकी भी आ सकती है। मतलब एक तरीके से सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी प्रभावशीलता कैसी है, आपकी भाषा पर पकड़ कितनी अच्छी है। अगर आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी है तो आपका मीडियम क्या है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उज्जवल एक चीज मैं बोलूं, देखो ये बात सच है कि कंपैरिजन करें तो हिंदी के पास में रिसोर्सेज कम है, कंपैरिजन में कम है। और उज्जवल ने बोला कि 5 साल तो और पहले तो और भी कम हुआ करते थे, आज तो फिर भी अच्छे खासे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि लोग ना मराठी से भी सिलेक्शन लेते हैं, लोग कन्नड़ से भी सिलेक्शन लेते हैं। अब करने को वो भी शिकायत कर दें कि हमारे कन्नड़ में रिसोर्सेज नहीं है, मराठी में रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन मीडियम में पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं। तो बात यह है कि देखो रिसोर्सेज हिंदी में पहले से इंप्रूव हुए हैं, तो जितना ज़्यादा उनको अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, आपको यूज़ करना होगा और उज्जवल की तरह सिलेक्शन लाना होगा। रिसोर्सेज तो देखो आने वाले समय में और इंप्रूव होंगे, PWOnlyIAS लगभग सारी चीज़ें हिंदी में दे ही रहा है, एक आधा अगर आप छोड़ दोगे तो, लेकिन करना आपको पड़ेगा, और टीम तो देखो हमेशा आपके साथ है ही। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबा ये इंटरव्यू चला और काफ़ी मज़ा भी आया, और उज्जवल ने बहुत डिटेल से बातें रखी, और यही मैं चाहता था कि हम ना डीप में जाके थोड़ा डिस्कस करें, ताकि एस्पायरेंट को लग रहा है कि कहाँ पे मैं चीज़ें ठीक कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, और तो एस्पायरेंट भी इम्प्रूव कर सके। और उज्जवल, थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छे ढंग से आंसर्स दिए आज के इस इंटरव्यू में। आप कुछ बोलना चाहते हैं इंटरव्यू एंड करें उससे पहले? आपको सर ये एक तरीके से सर से मिलना ही मेरे लिए एक ड्रीम के जैसा था। मैंने सोचा था, मतलब जब मैं प्रिपरेशन फेज में था उस टाइम सोचा था कि जब रिजल्ट हो जाएगा ना सर को एक मेल लिखूंगा
क्योंकि पहले भी लोगों ने लिखे हैं और सर ने पढ़ के सुनाए हमें, तो वो मुझे हमेशा लगता था कि सर को एक मेल लिखूंगा, क्या पता सर का मूड हो जाए, सर मिल ले। लेकिन आज जब रिजल्ट हुआ, सर ने मुझे बोला कि मैं मिलने आ रहा हूँ, तो मतलब मेरे एक तरह से वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उज्जवल से मिलके। बहुत बढ़िया ऑफिसर आप बनोगे, मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। यू आर वेरी हम्बल, वेरी हार्ड वर्किंग, और उज्जवल आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये पूरा इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको लगता है कि उज्जवल से आप और भी कुछ सीखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर देखो पॉसिबल होगा तो बाद में हम फिर एक और इंटरेक्शन सेशन उज्जवल के साथ में रख सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।